एक प्रतिभाशाली व्यक्ति का पुनर्जन्म। निर्माता विध्वंसक। चैप्टर 2307 to 2319। आधे घंटे के बाद सैम अंततः कमरे में से निकलकर बिना किसी खरोंच के बाहर आ गया। दूसरी तरफ उसका प्रतिद्वंद्वी अभी भी संघर्ष कर रहा है। दर्शक उसकी हालत को देख भी नहीं पा रहे हैं। उसके शरीर से खून बह रहा है, खून तेजी से सड़ रहा है, उसके बाल झड़ गए हैं और उसकी बची हुई त्वचा भी जल गई है। अब तो वह चलने फिरने की क्षमता भी खो बैठा है। वे केवल इतना देख पाए कि वह अपने गले की हड्डी तोड़कर चिल्ला रहा है। उन्हें यह नहीं पता था कि उसने अपनी दृष्टि भी खो दी है और वह केवल एक भ्रम देख सकता है जो उसे अन्य शिलालेखों की शारीरिक यातना की तरह ही प्रताड़ित कर रहा है। वह ज़्यूस अकादमी के संभावित उम्मीदवार की तरह नहीं दिखते थे। उस पहचान के साथ जुड़ा अहंकार और श्रेष्ठता का भाव बहुत पहले ही गायब हो चुका है। वह किसी लाश से कम नहीं लग रहा था, बस वह अभी भी हल्की सांस ले रहा था जिससे उसके फेफड़े जल रहे थे। जैसे ही सैम बाहर आया, परीक्षण के प्रभारी बुजुर्गों ने कमरे को पूरी तरह से तोड़ दिया और उसे बाहर निकाला। लेकिन वे सभी जानते थे कि इसमें कोई फायदा नहीं है, सिवाय इसके कि उस आदमी को मरने से पहले कुछ शांतिपूर्ण पल मिल जाएं। उनमें से एक बुजुर्ग तो इतना दयालु हो गया कि उसने उसे दर्द कम करने वाली दवा दे दी, जिससे उसे कुछ क्षण के लिए दर्द का एहसास होना बंद हो गया। वे सभी सैम की ओर मुड़े जो वहां से चला गया। हमेशा की तरह खबर पागलों की तरह फैल गई। ज़्यूस अकादमी के एल्डर जो परीक्षा में होने वाले थे वहां नहीं थे और उन्हें खबर तब मिली जब बच्चा वापस आ गया। वह उसकी जांच करने आया था। उन्हें पूरा विश्वास था कि अभिलेख प्रतियोगिता में उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी और वे वहीं रुक गए तथा एकल युद्ध की स्थिति पर ध्यान केंद्रित किया। उसे कम से कम किसी को वहां भेजकर सूचित तो करना चाहिए था। लेकिन ज़्यूस अकादमी के ज्यादातर सदस्य दर्शकों में नहीं थे। जो लोग वहां थे वे उस बुजुर्ग से संपर्क नहीं कर पाए। दूसरी अकादमियों के लोग, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें उस आदमी पर थोड़ी दया तो आई क्योंकि उसने बहुत दर्द सहा था, लेकिन बस इतना ही। ये दया पर ही रुक जाती है। ज़्यूस अकादमी में हर कोई, चाहे उनकी रैंक या स्थिति कुछ भी हो, सैम से नफरत करता है। अब उनकी नफरत इतनी बढ़ गई है कि वे बस उसके पीछे भागना चाहते हैं और उसे मार डालना चाहते हैं। हालांकि वे जानते थे कि वे ऐसा नहीं कर सकते। उन्हें उस गुस्से को दबाना पड़ा। कुछ ब्लॉकों से गुजरने के बाद सैम ने दोबारा हमला होने से पहले ही पलक झपकते ही भागना शुरू कर दिया। वह सबकी आंखों से ओझल हो गया। इस बीच ज़्यूस अकादमी के छात्रों ने प्रभारी वरिष्ठ अधिकारी की अनुमति या संकेत के बिना ही एक बड़ा निर्णय ले लिया। हम जुआरी अकादमी को नष्ट करने जा रहे हैं। सभी एकल मुकाबला लोग जुआरी अकादमी से अपने संबंधित समकक्षों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। जब तक ये पूरा नहीं हो जाता तब तक कोई अन्य लक्ष्य नहीं है। यद्यपि यह प्रस्ताव चौथी कक्षा के एक छात्र ने दिया था, लेकिन बाकी सभी ने सर्वसम्मति से इस पर सहमति व्यक्त की। गैम्बलर अकादमी के लोगों को नहीं पता था कि सैम की हरकतों की वजह से वे खतरे में हैं। अगर उन्हें पता भी होता तो भी उन्हें इसकी परवाह नहीं होती। आखिरकार गैम्बलर अकादमी ने सैम का बचाव बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति में किया था। वह दिन पूरे राज्य को ये जानने में बीता कि कैसे सैम ने एक शिलालेख प्रतियोगिता में ज़्यूस अकादमी के छात्र को यातना दी और मार डाला। अगले दिन सैम शिलालेख प्रतियोगिता के तीसरे और अंतिम दौर के लिए ओपन एयर ऑडिटोरियम में पहुंचे। हर कोई उसे अजीब नजरों से देख रहा है। हर नजर में थोड़ी चिंता, थोड़ा डर और थोड़ी प्रतिस्पर्धा की भावना है। सैम आगे की ओर देख रहा था और बड़ों से यह समझाने की प्रतीक्षा कर रहा था कि यह किस प्रकार की विचित्र प्रतियोगिता होगी। हालांकि विवरण सुनने के बाद वह आश्चर्यचकित रह गया। यह उतना पेचीदा नहीं है जितना उसने सोचा था। यह बहुत सीधा सादा है। आप सभी 16 लोगों को इस प्रतियोगिता के लिए विशेष रूप से संशोधित परीक्षा टॉवर में भेजा जाएगा। भूतल सहित, जिसे प्रथम मंजिल के रूप में चिन्हित किया गया है, कुल 16 मंजिलें हैं। हर मंजिल पर आप में से हर एक के लिए एक चुनौती है। एक चुनौती जिसे किसी भी सक्षम शिलालेख मास्टर को पार करना चाहिए। एक बार आपकी चुनौती पूरी हो जाने के बाद आप ऊपर जाने के लिए पात्र होंगे। हालांकि आप तुरंत बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि इस प्रतियोगिता में सभी 16 मंजिलों पर एलिमिनेशन है। हर मंजिल पर एक व्यक्ति को बाहर किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति टास्क को पार करने में भी असमर्थ है, भले ही वह आखिरी स्थान पर ही क्यों न हो, तो उसे सीधे बाहर कर दिया जाएगा। हालांकि अगर वे आखिरी स्थान पर भी कार्य पूरा करने में कामयाब रहे तो उन्हें शिलालेख प्रतियोगिता के लिए दूसरे सबसे अंतिम उम्मीदवार को चुनौती देने का मौका मिलता है। चुनौती दिए जाने वाला व्यक्ति चुनौती के प्रकार को तय कर सकता है, जब तक कि वे चुनौती देने वाले को वह अवसर नहीं देना चाहते। चुनौती देने वाला व्यक्ति कुछ संशोधनों का अनुरोध कर सकता है, लेकिन अंततः ये चुनौती दिए जाने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है। जो भी चुनौती जीतेगा उसे अगले दौर में ले जाया जाएगा, जबकि शेष व्यक्ति को बाहर कर दिया जाएगा। ऐसा ही अगली मंजिल पर भी होता है और उसके बाद वाली मंजिल पर भी, जब तक कि केवल एक व्यक्ति 16वीं मंजिल तक नहीं पहुंच जाता। अगर वह व्यक्ति उस स्थिति में है तो वह पहले से ही विजेता है। हालांकि उनके पास अभी भी एक अंतिम चुनौती है जो उन्हें अपने पुरस्कारों को कई गुना बढ़ाने की अनुमति देती है। वे इसे पूरा करते हैं या नहीं, इससे उनकी रैंकिंग पर कोई असर नहीं पड़ेगा और पुरस्कार पूरी तरह से उनके लिए हैं। विजेता को प्राथमिकता दी जाएगी, न कि अकादमी को। इससे अकादमी की रैंकिंग पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। एक अंतिम शर्त है जिसका उल्लेख करना मैं भूल गया।
जब आप किसी मंजिल में समस्याओं को हल करने की कोशिश कर रहे हो, तो अन्य उम्मीदवारों को आपको बाधित करने से रोकने के लिए कोई नियम नहीं है। एकमात्र प्रतिबंध पहले जैसा ही है। वे शारीरिक, दूर से या किसी अन्य प्रत्यक्ष हमले का उपयोग नहीं कर सकते हैं और केवल शिलालेखों का उपयोग कर सकते हैं। जब तक ये नियम लागू है, तब तक हत्या की भी अनुमति है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमेशा अपने आसपास के सभी लोगों पर नजर रखें, क्योंकि जिस गति से आप समस्या का समाधान करते हैं, वह सफलता के लिए पर्याप्त नहीं होगी। चाहे आप इसे कितनी भी तेजी से कर लें, अगर आप समाधान का प्रयास भी नहीं कर पाते हैं, तो आप निश्चित रूप से असफल होंगे। उसे दिमाग में रखो। बुजुर्ग ने एक ही सांस में सारे नियम समझा दिए, जबकि अभ्यर्थी ध्यानपूर्वक सुनते रहे। सैम को वाकई थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि इस प्रतियोगिता में बहुत सारे ज्ञात चर हैं। कम से कम फॉर्मेशन प्रतियोगिता में उन्हें अलग अलग जगहों पर अलग अलग रखा गया था और उनके एक दूसरे से भिड़ने की संभावना बहुत ज्यादा थी। हालांकि इस बार उन वास्तविक समस्याओं को छोड़कर जिन्हें उन्हें अंदर हल करने की आवश्यकता है, बाकी सब स्पष्ट है। हर कोई पहले से ही अपने दिमाग में सबसे अधिक लाभ पाने के लिए रणनीति बना रहा है। फिर भी आश्चर्य के साथ साथ सैम थोड़ा उत्साहित भी महसूस कर रहा है। यह उसके लिए और अधिक परेशानी पैदा करने का एक और तरीका है। अगर चीजें खराब होती हैं, तो वह हमेशा छोड़ सकता है। किसी कारण से सैम को इस तरह की भावना से राहत मिली। बहुत अधिक दायित्व नहीं, हमेशा जीतने के लिए दृढ़ संकल्प की आवश्यकता नहीं। निरंतर तनाव की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सीमित है। नतीजे, सामान्यता का एहसास भी ऐसा ही होता होगा। सैम ने अपने आप से यह बात बुदबुदाते हुए कहा जब वह बाकी लोगों के साथ टावर में चला गया। उनका स्वागत 16 तलवारबाजों ने किया। सभी ने एक ही वर्दी पहनी हुई थी। वे सभी अपने शरीर के प्रकार, ऊंचाई और वजन, यहाँ तक कि अब हमें भी एक जैसे दिख रहे थे कि अगर सैम ने उनके चेहरे नहीं देखे होते तो उसे लगता कि वे एक ही व्यक्ति के क्लोन हैं। 16 में से एक आगे बढ़ा और बोला, हम लोग इस प्रतियोगिता में सहायता करने के लिए थोर अकादमी द्वारा विशेष रूप से नियुक्त किए गए लोग हैं। प्रतियोगिता का पहला दौर हथियारों पर आपके शिलालेखों की प्रभावशीलता का परीक्षण करना है। हम सभी तलवारों का इस्तेमाल करेंगे और हम एक ही तकनीक का इस्तेमाल करेंगे। एक ही जोर। यह अकादमी मानक प्रशिक्षण डमी पर किया जाएगा। हम शिलालेख से पहले और बाद में हुए नुकसान की गणना करेंगे। जो भी अपने शिलालेख से अधिक नुकसान पहुंचाएगा, उसे जीत मिलेगी। जीतता है। यह एक सरल प्रतियोगिता है। मुझे यकीन है कि आप जैसे सम्मानित स्वामी इससे परेशान नहीं होंगे। सबसे पहले आइए प्रदर्शन से शुरुआत करें। उन्होंने अभ्यर्थियों के उत्तर की प्रतीक्षा भी नहीं की और सीधे डेमो जारी कर दिया। सभी 16 लोगों ने तलवारें निकाल ली। वे आगे बढ़े और कुछ प्रशिक्षण डमी फर्श से बाहर आ गए। वे सभी एक साथ मिलकर अपनी तलवारें प्रशिक्षण डमी पर आगे की ओर फेंकते हैं। डमी, डिंग, यहां तक कि संपर्क से आने वाली ध्वनि भी एकीकृत होती है। 900, यह एकमात्र संख्या है जो सभी मूर्तियों के ऊपर मंडराती है। उनकी ताकत भी एक जैसी है। बस असंभवता ने सभी प्रतिभागियों को थोड़ा अजीब महसूस कराया। बेशक ये केवल एक पल के लिए ही चला, क्योंकि उन्होंने तुरंत तलवारें उठा ली जो मेजों पर करीने से रखा गया। सभी 16 टेबल एक ही लाइन में एक दूसरे के बगल में रखी गई हैं। अगर कोई दूसरों के साथ खिलवाड़ करना चाहता है तो ये बहुत सुविधाजनक है। जैसे ही सैम ने अपनी शिलालेख वाली कलम तलवार पर रखी, उसे ऐसा महसूस हुआ कि कुछ उसकी ओर खिसक रहा है। चमड़े का एक टुकड़ा जो आमतौर पर शिलालेख बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, फर्श पर सरका हुआ है। वह उसकी ओर बढ़ रहा था। वह उसके ठीक पीछे रुक गया। बूम! यह विस्फोट हो गया और सौभाग्य से सैम पहले ही इसे चकमा देने के लिए आगे बढ़ गया। वह तलवार पर अभी भी कुछ लिख रहा था, लेकिन वह मेज के दूसरी तरफ दिखाई दिया। जैसा कि उसने अनुमान लगाया, यह इसका अंत नहीं था। सभी ने एक दूसरे पर फेंकते हुए खुदे हुए स्क्रॉल और टोकन निकाले। हालांकि उनमें से कम आधे लोग सैम पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। अगर कोई शिकायत न भी हो तो भी वे उसे निशाना बनाते। आखिरकार एक लड़का जो अभी अभी दूसरी कक्षा में पास हुआ है, उन्हें गंदगी खिला रहा है। इसलिए यह उन्हें अच्छा नहीं लगा। उसके खिलाफ इतनी बुरी छवि और शिकायत के कारण उनके लिए उससे निपटने का और भी कारण था। सैम केवल कुछ को चकमा देने में कामयाब रहा। तलवार मेज से हट ही नहीं सकती। अगर ऐसा हो सकता तो वह इसे उठाकर कमरे में घूमता। यह इतना बड़ा है कि उसे हमलों से बचने के लिए बहुत ज्यादा जगह मिल जाती। इसलिए कुछ हमलों के बाद वह सभी को चकमा देने में सक्षम नहीं था और यहाँ तक कि कुछ हित भी खा गया। उसने आह भरी और एक चाल चलने का फैसला किया। उसके भंडार से एक कांच की शीशी जमीन पर गिरी। इससे गहरे लाल रंग का तरल पदार्थ निकला। उसके पैरों से जल तत्व की ऊर्जा निकली और तरल पदार्थ रून में बदलने लगा। सबने आंखें खोलकर इसे देखा। उन बड़ी हुई आंखों के सामने सैम ने अपने चारों ओर एक रूनिक ढाल बनाई, जो पूरी तरह से रूनिक शिलालेखों से बनी थी। बम बूम बम हमले होते रहे और रूनिक शील्ड क्षतिग्रस्त हो गई। कुछ रून निष्क्रिय भी हो गए और ढह गए, लेकिन इससे सैम की रक्षा पर ज्यादा असर नहीं पड़ा, क्योंकि एक नई शीशी गिर गई और इसका इस्तेमाल टूटे हुए रून की मरम्मत के लिए किया गया। इस उपलब्धि ने उन्हें और भी अधिक आश्चर्यचकित और निराश कर दिया। ऐसा नहीं है कि वे ऐसा कुछ करने में असमर्थ हैं। वास्तव में वहां कुछ जल तत्व उपयोगकर्ता हैं जो शिलालेखों में हेरफेर कर सकते हैं, क्योंकि अधिकांश शिलालेख स्याही तरल पदार्थों से बने होते हैं जो जानवरों की योजनाओं और रक्त से लिए जाते हैं।
उन सभी में पानी की मात्रा होती है और कई ने पहले भी इस तरह के करतब दिखाए हैं। वास्तव में स्याही के बिना भी वे अपनी ऊर्जा को रून में प्रकट करने और इसे बनाने के लिए ढल सकते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी तरीका कारगर नहीं है और न ही इनमें से किसी को भी सैम की तरह इत्मीनान से किया जा सकता है। अगर वे ऐसा करने में सक्षम भी हैं तो भी वे ऐसा नहीं करेंगे, खासकर तब जब वे अभी तलवार के शिलालेख पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। वे ऐसा जोखिम नहीं लेंगे। लेकिन सैम न केवल ये काम इत्मीनान से कर रहा है, बल्कि वह अपना ध्यान तलवार और इस काम के बीच बांट रहा है, क्योंकि वे उसे वास्तविक समय में रूनिक अवरोध की मरम्मत करते देखेंगे। हालांकि उन्हें जल्द ही समझ आ गया कि वह ये सफलता कैसे हासिल कर पाया। कम से कम आंशिक रूप से तो उन्होंने महसूस किया कि वह शिलालेख को सक्रिय करने के लिए भी अपनी ऊर्जा का उपयोग नहीं कर रहा है। गठन के विपरीत, जिसमें अधिकांश समय उन्हें वायुमंडलीय ऊर्जा का उपयोग करने से पहले नोड्स को सक्रिय करने की आवश्यकता होती है, शिलालेख थोड़े अलग हैं। इसे बनाने और इसे सक्रिय करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यदि वे चाहते हैं कि यह बिना किसी बाहरी सहायता के काम करे तो उन्हें अपनी स्वयं की ऊर्जा को शिलालेख में डालना होगा। हालांकि सैम द्वारा बनाए जा रहे रून स्वयं सक्रिय हो रहे हैं। इसका मतलब है कि स्याही में ऊर्जा की मात्रा बहुत अधिक है। जब उम्मीदवार यहां पहुंचे तो उन्होंने इन विचारों को अपने दिमाग से निकाल दिया। उन्हें पता था कि अगर वे उस रास्ते पर चले गए तो यह विचारों का अथाह गड्ढा बन जाएगा। उन्होंने तलवार पर ध्यान केंद्रित किया और जल्द ही हो गया। उनमें से एक ने तलवार का शिलालेख प्रस्तुत किया। वह हेल अकादमी का व्यक्ति है। हालांकि वह खुश है कि वह प्रथम है, लेकिन वह ये देखकर थोड़ा घबरा भी गया कि अन्य लोग अभी भी अपने शिलालेख पर काम कर रहे हैं। तलवारबाजों में से एक ने आगे बढ़कर तलवार उठा ली। वह प्रशिक्षण डमी के पास गया और उसी सटीक मुद्रा और ऊर्जा स्तर के साथ वही सटीक क्रियाकलाप किया। इसमें 1 मिनट का भी विचलन नहीं है। जो तलवार को आगे बढ़ाया गया और लकड़ी की डमी ने नंबर बता दिया, 1230। उम्मीदवार प्रसन्न था। ये वास्तव में एक बड़ी संख्या है। 300 से अधिक अंकों की वृद्धि, जो मूल शक्ति के 30% से अधिक है, उसके द्वारा निवेश किए गए समय और संसाधनों के लिए एक अच्छा सौदा माना जाता है। एक बार किसी ने आवेदन जमा कर दिया तो बाकी लोग भी जल्दी करने लगे। 1120, 1190, 1059, एक के बाद एक उन्होंने सबमिशन किया। भले ही स्को अलग अलग थे, सैम का मानना था कि स्को का ज्यादा असर नहीं होगा, क्योंकि नियमों में ये तय नहीं था कि हमले में कितनी सुधार करना है। तो असली परीक्षा तो कुछ और ही है। सैम ने अपनी परिकल्पना का परीक्षण करने का फैसला किया। एक एक करके उन्होंने अपने हथियार जमा कर दिए और सर्वोच्च रिकॉर्ड को 14वें स्थान पर रहने वाले व्यक्ति ने तोड़ दिया। विश्वकर्मा अकादमी का एक अभ्यर्थी, 1290। यह अच्छे स्कोर से कहीं अधिक है। केवल सैम और एक अन्य व्यक्ति ही बचे थे। वह व्यक्ति जिया क्षेत्र से है। वह सैम पर नजर रखता रहा, जो अभी भी अपने आसपास रूनिक बैरियर के साथ इत्मीनान से काम कर रहा था। उसने सैम पर हमला करना भी बंद कर दिया और सिर्फ शिलालेख पर ध्यान केंद्रित किया। कुछ मिनटों के बाद वह हो गया। सैम 16वां व्यक्ति है। डिंग, 1120। 15वें खिलाड़ी का स्कोर खराब नहीं था। यह कोई रिकॉर्ड तोड़ने वाला स्कोर नहीं था, लेकिन इसने उसे बीच में ही रहने पर मजबूर कर दिया। अपना मूल्यांकन पूरा करने के बाद सैम ने भी अपना शिलालेख पूरा किया। उसने तलवार को सौंप दिया। तलवारबाज, डिंग, 909। हर कोई अचंभित था। सैम ने जो समय लिया और उस पर जितने रूनिक शिलालेख लिखे, वह वास्तविक स्कोर से मेल नहीं खाता था। कुछ लोगों ने तो ये भी सोचा कि शायद उसने हार मान ली है। आखिरकार वह छोटी राशि उसे अगले के लिए योग्य बनाने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। जमीन, सभी 16 लोगों ने परीक्षा पूरी कर ली है। अब 16वां व्यक्ति 15 लोगों को चुनौती देगा। प्रमुख तलवारबाज ने एक कदम आगे बढ़कर समझाया। 15वीं रैंक वाले छात्र ने तुरंत आपत्ति जताई। रुको रुको, उस आदमी ने तो स्को भी इतना नहीं बढ़ाया। उसने तो बस स्को बढ़ाया। शक्ति में 1% की वृद्धि हुई। क्या उसे स्वतः ही हटा नहीं दिया जाना चाहिए? नियमों में ऐसी कोई शर्त नहीं है। आप प्रतिस्पर्धा करेंगे। 15वें स्थान के धारक के रूप में आप चुनौती का चयन कर सकते हैं। मैं यदि आप चुनौती का चयन नहीं करते हैं तो वह मौका भी चुनौती देने वाले को दिया जाएगा। इसलिए कृपया इसे अभी चुनें। वह अपनी उंगलियां घुमा रहा था और समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। तभी उसकी नजर लकड़ी के टुकड़े पर पड़ी। डमी, 909 नंबर अभी भी इस पर तैर रहा है। उसने दांत पीसते हुए एक चुनौती लेने का निर्णय लिया। हम वही करेंगे जो हमने अभी किया। हथियार बढ़ाने की चुनौती। जो भी करेगा बड़ा संवर्धन जीतता है। प्रमुख तलवारबाज ने सैम की ओर देखा, जिसने सिर हिलाकर उत्तर दिया। समय सीमा 15 मिनट। इसके बाद प्रमुख तलवारबाज ने प्रतिद्वंद्वी की ओर देखा, जो एक क्षण के लिए हिचकिचाया और फिर सहमत हो गया। उसने एक बार फिर 909 पर नजर डाली और विश्वास किया कि वह शायद विजयी होगा। प्रमुख तलवारबाज ने 2 और तलवारें निकाली जिन पर किसी भी प्रकार के अभिलेख का निशान नहीं था। दोनों ने इस पर 15 मिनट तक काम किया। सबसे पहले 15वें स्थान वाले व्यक्ति की तलवार का परीक्षण किया गया। झनकार, 1120। पहले जैसा ही स्कोर। मूलतः उन्होंने पहले जैसा ही अंकन किया, जो संभवतः सबसे बड़ा अंकन है। इसका एकमात्र कारण यह है कि वह इसे 15 मिनट में समाप्त करने में सफल रहे। सैम ने भी अपनी तलवार सौंप दी। डिंग,
1121। इस नंबर ने सभी को चौंका दिया, यहां तक कि तलवारबाज भी, जिनके चेहरे पर एक ठंडी और उदासीन मुस्कान थी। लगभग कठपुतलियों की तरह उस क्षण उनके चेहरे पर आश्चर्य और विस्मय का भाव दिखाई दिया। तभी अचानक उन्हें उसका पहला स्कोर याद आ गया। मौजूदा बिजली में ठीक 1% की वृद्धि। अब उनका स्कोर 1121 है, जो उनके प्रतिद्वंद्वी के स्कोर से ठीक 1 अंक अधिक है। मुझे लगता है मैं जीत गया। अलविदा। सैम अपने चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान लिए 15वें स्थान वाले उम्मीदवार के पास से चला गया। जब प्रतिद्वंद्वी हताश होकर गिर पड़ा तो वह बाकी लोगों के साथ अगली मंजिल पर चला गया। उम्मीदवारों, जैसे ही वे अंदर गए, उन सभी को एक रोशनी चमकती हुई महसूस हुई। इससे पहले कि वे समझ पाते कि क्या हुआ, उन्होंने खुद को एक रूनिक अवरोध के अंदर खड़ा पाया। ये शिलालेखों से बना अवरोध है, जैसा कि सैम ने पिछले दौर में बनाया था, लेकिन बहुत बड़ा, बहुत जटिल और बहुत शक्तिशाली। अगर वे अपनी पूरी ताकत लगाकर भी इसे तोड़ने की कोशिश करें तो भी यह बच सकता है। इससे बचने का एकमात्र तरीका है शिलालेखों के माध्यम से इसे तोड़ना। सभी ने जल्दी जल्दी खेलना शुरू कर दिया। उन्हें पता था कि जो पहले जीतेगा उसे इस प्रतियोगिता में बढ़त मिलेगी। अगर वे पहले बाहर निकलने में कामयाब हो गए तो वे दूसरों को आसानी से नुकसान पहुंचा सकते हैं। शिलालेखों की कलम अवरोध पर नाच रही थी तथा एक एक करके उसे एक परत से साफ कर रही थी। सबसे पहले विश्वकर्मा अकादमी का लड़का बाहर आया। उसने अपना पेन पकड़ा और देखा। उन्होंने अपने विरोधियों को चेतावनी दी कि वे हस्तक्षेप न करने का निर्णय लें। बेशक हर कोई ऐसा नहीं है। खेल अकादमी से दूसरा लड़का बाहर आया और तुरंत सैम के पीछे चला गया। सैम का हाथ, जब वह अपनी कलम चला रहा था, पवन तत्व के साथ आंशिक विलय की स्थिति में था। उसका प्रतिद्वंद्वी, जो वास्तव में दूसरा सबसे तेज धावक है और सैम का प्रतिद्वंद्वी बनना चाहता था, वह रनिंग बैरियर में और अधिक रन जोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन सैम की गति को देखते हुए वह उसे बहुत करीब से काट रहा है। उसी समय एक तीसरा व्यक्ति अपनी रूनिक बाधा से बाहर आया और सैम के लिए मुश्किलें खड़ी करने के लिए दूसरे व्यक्ति के साथ शामिल हो गया। उन्होंने सोचा कि दोनों के साथ मिलकर काम करने से उन्हें बढ़त मिलेगी। हालांकि उन्हें एहसास हुआ कि स्थिति बिल्कुल वैसी ही बनी हुई है। वे वास्तव में बहुत करीब से मुकाबला कर रहे हैं। सैम उतनी ही तेजी से रन बना रहा है जितनी तेजी से वे उन्हें बना रहे हैं। उनकी बढ़त बस कुछ रन की है। जब चौथा प्रतिद्वंद्वी आया और शामिल हुआ तो उन्होंने आखिरकार सैम के चेहरे पर भावों में बदलाव देखा। अब तक वह एक हाथ से ऐसा करता रहा है, लेकिन इस नए प्रतिद्वंद्वी के साथ उसे अपने दोनों हाथों से काम करना पड़ा। एक बार फिर वे बहुत करीब से काट रहे हैं। बाहर खड़े दर्शक, बुजुर्ग और यहां तक कि विश्वकर्मा का छात्र, जिसने खेल सबसे पहले समाप्त किया था, सैम और उसके 3 प्रतिद्वंद्वियों को अजीब भाव से देख रहे थे। यद्यपि ये 3 लोग ही सैम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, फिर भी किसी कारणवश उन्हें अजीब तरह से लगा कि सैम ही उनके साथ खिलवाड़ कर रहा है। जब 5वां व्यक्ति रूनिक बाधा से बाहर आया तो वह इन लोगों में शामिल होने में असमर्थ है। इस स्थिति के लिए कहावत सही थी कि बहुत ज्यादा रसोइया शोरबा बिगाड़ देते हैं। यहां तक कि उस आदमी को भी पता था कि अगर उसने हस्तक्षेप किया तो वह इस मामले को अनावश्यक रूप से जटिल बना देगा और कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकलेगा। इसलिए उन्होंने बाकी विरोधियों को देखने के बजाय एक खास महिला पर ध्यान केंद्रित किया। वह सनातन क्षेत्र से है, विश्वकर्मा की अकादमी से नहीं, बल्कि वह विनायक की अकादमी से है। एक देवता जो युद्ध कौशल के साथ साथ अपनी बुद्धि, बुद्धिमत्ता और ज्ञान के लिए जाना जाता है। उनके कुछ अन्य नाम भी हैं जो इस समय प्रासंगिक नहीं है। वह शीर्ष 16 में सबसे कठिन प्रतिद्वंद्वियों में से एक है, इसलिए यह 5वां लड़का उसके पीछे गया। जब उसने इस लड़के को अपनी ओर आते देखा तो उसने तुरंत रूनों को हल करने की अपनी गति बढ़ा दी। बस एक नज़र और कोई भी देख सकता है कि वह पहले स्पष्ट रूप से दिखावा कर रही थी। उसने जानबूझकर थोड़ा कम प्रदर्शन किया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह लक्ष्य न बने, लेकिन वह फिर भी एक लक्ष्य बन गई। या तो उस लड़के की समझ बहुत अच्छी है या उसने परीक्षा से पहले अपना होमवर्क किया था। जब उसने देखा कि छठा व्यक्ति भी बाहर हो गया है तो उसने दांत पीसते हुए दूसरा पेन निकाला और एक ही समय में दोनों के साथ काम करने लगी। बूम! जैसे ही उसके शिलालेख अवरोध के साथ विलीन हुए, वह फट गया। खास तौर पर उस जगह पर जहां ये लोग हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे थे। इससे छठा आदमी दूर जा गिरा और दूसरे प्रतिद्वंद्वी के रनिंग बैरियर पर जा गिरा। 5वां आदमी घबरा कर पीछे हट गया। बस। अगले ही मिनट में वह अपनी बाधा को तोड़कर बाहर आए और उन दोनों को घृणा से देखने लगी। लेकिन वह किसी और के पीछे भी नहीं गई। इन दोनों ने फिर भी अपना सबक नहीं सीखा और किसी और के पीछे पड़ गए। इस तरह सिर्फ 2 लोग बचे, एक सैम और दूसरा कोई अनजान आदमी जिसका अब कोई महत्व नहीं रह गया था। तभी तोड़फोड़ रुकी। सैम 14वें स्थान पर रहा, जबकि 15वां स्थान उसके ठीक बाद आया। अब सैम को चुनौती देने का अधिकार है, वही जो हमने अभी किया, एक रूनिक अवरोध। आप 15 मिनट में एक अवरोध बनाएं, मैं भी वैसा ही करूंगा। फिर हम उसे तोड़ देंगे, जो पहले आएगा वह जीत जाएगा। जैसा कि कोई उम्मीद कर सकता है, चुनौती में ज्यादा समय नहीं लगा और यह बहुत पूर्वानुमानित था। सैम ने जो विशेषज्ञता दिखाई उससे कई लोगों को कुछ हद तक उचित समझ के साथ अंदाजा हो गया कि क्या होगा और ऐसा ही हुआ। वह जीता। 14 लोग अगले दौर में चले गए। इस बार चुनौती अलग है। इलाके में 14 रिंग बनाए गए हैं।
उन सभी 14 रिंग के अंदर एक कठपुतली है। उन्हें रिंग पर चढ़ना है और कठपुतली से लड़ना है। वे एक बार फिर एक दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यदि कोई कठपुतली के हारने से पहले रिंग छोड़ देता है तो वह स्वतः ही अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, यहां तक कि उसे दूसरे स्थान को चुनौती देने का अधिकार भी नहीं रहेगा। इस राउंड में ऐसा लगा कि लोगों को आखिरकार अपनी सुन्न खोपड़ी में कुछ समझ आ गई है। जब कोई अपनी चुनौती पहले खत्म कर लेता है तो वे सैम के पीछे नहीं भागते। उन्होंने पहले 2 राउंड में ही देख लिया था कि वह इसे और भी तेजी से खत्म करने में सक्षम है, लेकिन वह जानबूझकर अंतिम स्थान पर बने हुए हैं। वे भी इस सिद्धांत का परीक्षण करना चाहते थे और उसे अकेला छोड़ दिया। उनके विचार सच साबित हुए। सैम एक बार फिर दूसरे सबसे आखिरी स्थान पर आया और वह एक और चुनौती दे सकता है। उसने एक चुना, परीक्षण के समान चुनौती। वे रिंग में उतरेंगे। जो भी दूसरे को रिंग से बाहर धकेलता है वह जीत जाता है। समय सीमा 15 मिनट है। अगर 15 मिनट के बाद भी दोनों रिंग के अंदर हैं तो वे समय को 15 मिनट और बढ़ा देंगे। अगर उसके बाद भी दोनों अंदर हैं तो आखिरी स्थान पर रहने वाला व्यक्ति चैलेंजर जीत जाएगा। अंतिम पंक्ति सुनकर चुनौती देने वाले को थोड़ी आशा की किरण दिखी। उसे सैम को हराने की जरूरत नहीं है, उसे बस 30 मिनट तक टिकने की जरूरत है और वह जीत जाएगा। इन्हीं विचारों के साथ वह रिंग में उतरे और बूम, 3 मिनट बाद वह रिंग से बाहर उड़ गया और उसकी छाती में एक बड़ा सा छेद हो गया। वे चौथी मंजिल पर चले गए। एक और परीक्षण उनके कौशल पर केंद्रित था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था जो उनमें से कोई भी नहीं कर सकता था। सैम 13वें स्थान पर आया और एक बार फिर आखिरी आदमी को चुनौती दी। उसने उसे नष्ट कर दिया और आगे बढ़ गया। आगे, अब तक तो मूर्खों में से मूर्ख भी समझ गया होगा कि यह सब क्या है। हर राउंड कभी भी कौशल के बारे में नहीं होता। ये सिर्फ ये तय करना है कि उनमें से कौन जीतेगा। द्वंद्वयुद्ध के लिए तैयार रहना, और जो जीत गया वह आगे बढ़ गया। तो यह मूल रूप से इन उम्मीदवारों के बीच शिलालेख द्वंद्वयुद्ध के 15 दौर हैं। अतिरिक्त परीक्षण केवल सभी को अपने विरोधियों के खिलाफ रणनीतिक बढ़त देने के लिए है। तोड़फोड़ और अन्य भत्तों के लिए भी यही बात लागू होती है। यदि कोई बहुत अधिक चमकता है तो उसे निशाना बनाया जाएगा और तोड़फोड़ की जाएगी, जिससे उसे जोखिम का सामना करना पड़ेगा। उन्मूलन, यदि कोई बिल्कुल भी चमक नहीं पाता है तो भी वे द्वंद्वयुद्ध में होंगे। इसलिए उन्हें इन सभी चरों का उपयोग करने और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि वे अगले दौर में जा सकें। जितने अधिक दौर पूरे होंगे और जितने अधिक वे बाहर होंगे, ये रणनीतिक प्रतियोगिता से कम और कौशल की प्रतियोगिता बन जाएगी। बेशक ये सब जानते हुए भी सैम केवल इसे बाधित कर सकता है और इसे उबाऊ बना सकता है। उसके रहते हुए दूसरों का कोई भी कौशल चमक नहीं सकता। वह इस प्रारूप को अपने फायदे के लिए उपयोग करने तथा उनमें से प्रत्येक को एक एक करके कुचलने के लिए दृढ़ संकल्पित है और उसकी योजना सफलतापूर्वक काम कर गई। 13वीं मंजिल पर जब सैम ने 13वें उम्मीदवार को बाहर किया तो उनमें से केवल 3 ही बच पाए। बाएं, सैम, विश्वकर्मा अकादमी के उम्मीदवार और विनायक के उम्मीदवार। अकादमी, वे दोनों अगली मंजिल की ओर जाते हुए एक दूसरे को देखने लगे। सैम को पता था वे अब कुछ योजना बनाने जा रहे हैं, अन्यथा वे अगले होंगे। भले ही वे 15वीं मंजिल में सैम के साथ व्यक्तिगत रूप से निपटने की अपनी क्षमता पर भरोसा करते हुए वे इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। मौका, क्या होगा अगर सैम एक और कार्ड खींच ले? यदि वे असफल हो गए तो क्या होगा? इसलिए वे मौन रूप से एक साथ काम करने के लिए सहमत हो गए। इस चक्कर में जैसे ही वे 14वीं मंजिल पर पहुंचे, उन्हें 3 अलग अलग संरचनाओं के बीच में ले जाया गया। ये नोड से बनी शुद्ध संरचनाएं हैं और इनमें कई जटिल परतें और संरचनाएं बनी हुई हैं। उनका लक्ष्य उस संरचना से बाहर निकलना है। जो पहले आएगा जीतेगा। सैम को लगा कि यह इस टावर में पहली वास्तविक कठिन परीक्षा हो सकती है। बाकी परीक्षाएं इस प्रकार हैं, बस कुछ अतिरिक्त चर हैं, जबकि यह एक, जो भी पहले आएगा उसके पास पूरे फाइनल को जीतने का बेहतर मौका हो सकता है। यह संरचना वास्तव में कला का एक काम है और ऐसा लगता है कि इसे कम से कम तीसरी कक्षा के शुरुआती छात्र को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसका मतलब है कि यह उनसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। वे नहीं कर सकते, बस इसे बलपूर्वक प्रयोग करें। उन्हें नोड्स को समझना होगा, उन्हें एक एक करके नष्ट करना होगा और फिर संरचना को नष्ट करना होगा। इसके बाद हालांकि सैम चिंतित नहीं है, क्योंकि फॉर्मेशन टेस्ट में उसकी अधिकांश इंद्रियां अवरुद्ध हो गई थीं, जिसमें उसकी अवलोकन क्षमता और ऊर्जा दृष्टि भी शामिल थी। लेकिन अब उन पर कोई प्रतिबंध नहीं है, विशेषकर उनके संसाधनों पर तो बिल्कुल नहीं। वह जो चाहे उपयोग कर सकता है, बशर्ते वह कोई धोखेबाजी वाली योग्यता या उपकरण न हो। जैसे ही परीक्षण शुरू हुआ, उसने पहचाने जाने योग्य उपकरणों में से एक के माध्यम से अपनी अवलोकन क्षमता को सक्रिय कर दिया। फिर उसके भंडार से कई स्याही की शीशियां गिरी और उसने उसकी आज्ञा का पालन किया। रून, उनमें से हजारों सिर्फ एकमात्र विचार के साथ गठित कर रहे हैं और वे एक साथ पंक्तिबद्ध। सही सिंक, और सैम अगले 15 मिनट तक उसी अवस्था में फंसा रहा। इस बीच अन्य 2 उम्मीदवारों ने उनकी उपेक्षा की और कड़ी मेहनत में लगे रहे। ट्रैक ट्रैक ट्रैक, जैसे जैसे उन्होंने कुछ ही मिनटों में एक के बाद एक नोट को नष्ट किया, वे तेजी से आगे बढ़े और चिकनी, सैम को पीछे छोड़कर 15 मिनट तक बस सैम का गठन रूनों के साथ कंपन करने लगा, जो अचानक स्थिर हो गया और जैसे वह उसका गठन ध्वस्त हो गया।
अन्य दो को आश्चर्यचकित करते हुए वह पहले स्थान पर पहुंच गया और उन दोनों के बीच मुकाबला होना तय है। चाहे वे चाहे या नहीं, उन्हें खुद ही ऐसा करना होगा। दोनों प्रतिद्वंद्वी एक दूसरे से बहुत परिचित हैं। उनकी विशेषज्ञता शिलालेखों में है और वे दोनों सैम क्षेत्र से हैं, इसलिए सैम ने अनुमान लगाया कि द्वंद्व भयानक होगा। उसे उम्मीद थी कि ऐसा होगा। अब तक उसने अपने विरोधियों को हराने में बहुत ऊर्जा खर्च की है। यही कारण है कि बाकी लोगों ने उसे छोड़ दिया। उन्हें उम्मीद थी कि उच्च स्तर पर उनकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी और वे वहां उनसे निपट सकेंगे। अब जब स्थिति बदल गई है तो उन्हें इससे कम की उम्मीद नहीं थी। हालांकि उन्हें आश्चर्य हुआ कि शेष दो ने भी कुछ हद तक साथ मिलकर काम करने का निर्णय लिया। विनायक अकादमी की महिला ने बात की, मुझे नहीं पता कि हम दोनों में से कौन जीतता है। हालांकि मेरा मानना है कि जो भी जीतेगा उसे उस व्यक्ति से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि हम एक आसान चुनौती चुनें जो हमें आगे बढ़ने की अनुमति दे। जितना संभव हो सके उतनी ऊर्जा संरक्षित करें। विश्व छात्र ने तुरंत सहमति दे दी। इसलिए जब वे अपनी संरचनाएं पूरी कर चुके तो वे एक सरल परीक्षण पर सहमत हुए। ये कम ऊर्जा पर निर्भर होना चाहिए, लेकिन फिर भी उनके कौशल को उजागर करना चाहिए। कुछ चर्चा के बाद वे किसी बात पर सहमत हुए। हम शिलालेखों को संग्रहित करने के लिए एक सरल हमला करेंगे। मेरे पास मौजूदा शिलालेख टोकन है, उनका उपयोग करने पर वे एक आग का गोला फेंकेंगे। हम उन आग के गोले को पकड़ने के लिए शिलालेख बनाएंगे। जो भी सबसे कम ऊर्जा हानि के साथ आग के गोले को पकड़ता है और संग्रहित करता है वह जीत जाता है। यह एक अजीब प्रतियोगिता है, क्योंकि हमले को पकड़ने वाले रूल मूल रूप से फ्यूजन शिलालेखों का एक रूप है। मूल रूप से शिलालेख एक हमले को संग्रहित करने के लिए बनाया गया है। सैम ने ऐसा कई बार किया है। वास्तव में हब बनने के बाद यह उनके सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले कौशलों में से एक है। हब सदस्यों द्वारा किए गए अधिकांश हमलों को उन्होंने इसी तरह संग्रहित किया, लेकिन इसे कौशल की परीक्षा के रूप में इस्तेमाल करना, वह भी एक आग के गोले के लिए। यदि वे अच्छे शिलालेख मास्टर हैं तो उन्हें इसे आसानी से साफ करने में सक्षम होना चाहिए। दोनों काम 15 मिनट के भीतर पूरे हो गए और जैसा कि सैम ने उम्मीद की थी, वे लगभग एक जैसा परिणाम पाने में सफल रहे। आपका मेरा से 0.1% बेहतर है, विश्व छात्र ने कहा और झुक गया। मेरी हार हुई। सैम इस दृश्य को देखकर वाकई हैरान है। यह एक तरह से विरोधाभासी है। उसे किसी तरह के उच्च स्तरीय शिलालेख द्वंद्व की उम्मीद थी। दोनों ही शीर्ष पर पहुंचने के लिए इतनी मेहनत कर रहे थे कि वे अपना सब कुछ दांव पर लगा सकते थे। लेकिन प्रतियोगिता अपने आप में बहुत घटिया है और विजेता का फैसला करने का तरीका उससे भी अधिक घटिया है। वह ऊपर जाने से पहले उसके और सैम दोनों के पास से गुजरी। सैम ने आह भरी और उसके पीछे चला गया। उसके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। जब वे 15वीं मंजिल पर पहुंचे तो उन्हें टेस्ट के नियम बताए गए। वे बहुत सीधे साधे थे। शिलालेख मास्टर्स के बीच एक लड़ाई। आप किसी भी प्रकार के शिलालेख का उपयोग और निर्माण कर सकते हैं और अपने प्रतिद्वंद्वी पर हमला कर सकते हैं। जब तक आप उन्हें हरा देते हैं तब तक आप विजेता हैं। बस इतना ही, बहुत सरल है। प्रतिद्वंद्वी ने जमीन पर लात मारी और सैम से दूर चला गया, जिससे उनके बीच उचित दूरी बनी रही। तुम बहुत ज्यादा सतर्क हो। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि मैं तुम पर अचानक हमला कर दूंगा? सैम ने जोर से बुदबुदाते हुए कहा, जैसे ही वह एक तरफ चला गया। कमरे के बीच वाले हिस्से में पहुंचते हुए, आपकी प्रतिष्ठा आपसे पहले है। जब आप धूर्त माने जाते हैं तो मैं खुद की देखभाल करने से खुद को दोष नहीं दे सकता। पिछले राउंड में आपने जो प्रदर्शन किया उससे भी कोई मदद नहीं मिली। सच में? ठीक है, अगर इससे आपको सुरक्षित महसूस होता है। वैसे भी इससे मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, सैम बोला और उसके स्टोरेज से स्याही निकलने लगी। जहां वह खड़ा था वहां से यह पूरे फर्श पर फैल गई। हैरानी की बात यह है कि प्रतिद्वंद्वी ने भी यही तरीका अपनाया। उसने कई शीशियां निकाली और उन्हें कमरे में अलग अलग जगहों पर फेंक दिया। मुझे आशा है कि आप इतने अहंकारी नहीं हैं कि यह मान ले कि केवल आप ही ऐसा करने में सक्षम हैं। बोलते बोलते उसने पहला कदम उठाया। सैम के सबसे करीब स्याही का एक टुकड़ा एक शिलालेख में बदल गया। शिलालेख ने आसपास की हवा को इकट्ठा किया और सैम पर गोली चलाने वाली एक हवा की गोली को जन्म दिया। गोली के पथ में एक शिलालेखीय ढाल प्रकट हुई, जिसने उसे सैम तक पहुंचने से रोक दिया। संपर्क के बाद न तो प्रतिद्वंद्वी द्वारा बनाया गया शिलालेख गायब हुआ और न ही ढाल। दोनों ही बरकरार रहे। स्वूश तारांकन स्वूश। सैम पर और हमले किए गए, लेकिन ढाल ने हवा से आने वाली किसी भी गोली को वहां पहुंचने से रोक दिया। बूम! पीछे से एक आग का गोला आया, जिसे एक बार फिर एक अलग ढाल द्वारा रोक दिया गया। स्याही के सभी पैच से सैम पर हमलों को लक्षित करते हुए विभिन्न सरणियां बनाई गईं। हमले विभिन्न तत्वों और तीव्रता के हैं, लेकिन सैम ने केवल अपनी ढालें बनाई और उन्हें हिलाया। जवाब में उन्होंने कभी भी आक्रामक रुख नहीं अपनाया और केवल रक्षात्मक खेल खेला। इस बीच प्रतिद्वंद्वी, जिसने भी इत्मीनान से शुरुआत की थी, अब चिंता और हताशा के लक्षण दिखा रहा था। भले ही वह सैम की तरह स्याही को नियंत्रित कर सकती है, लेकिन जिस सहजता से उनमें से प्रत्येक ने अपनी संबंधित स्याही को नियंत्रित किया, उसमें स्पष्ट अंतर था। और उसका मानना था कि इस पहलू में उसने सैम के सामने अपनी हीनता पहले ही उजागर कर दी है। उसने उस समय जो व्यवहार किया उससे उसे यही लगा। वह जानती थी कि अगर यह धीरज की लड़ाई बन गई तो वह हार जाएगी।
भले ही उसकी उच्च साधना ने उसे बढ़त दिला दी हो, लेकिन सैम का ऊर्जा भंडार उसके जितना ही लग रहा था, अगर उससे ज्यादा नहीं। इसलिए वह उसे केवल क्रूर बल से ही नीचे गिरा सकती है। तारांकन स्वूश शिलालेख की स्याही पूरे फर्श पर फैल गई और वे सभी सैम के चारों ओर एक पैटर्न में दिखाई दिए, जबकि उसने हमले जारी रखे। मैं तुम्हें नीचे ले जाऊंगी, मैं तुम्हें 3 चालों में नीचे ले जाऊंगी, वह जोर से चिल्लाए। सभी शिलालेख एक साथ इकट्ठे हुए एक बहुत बड़ी सरणी बना रहे थे। उनमें से अधिकांश अग्नि और वायु तत्व शिलालेख हैं। वे एक दूसरे में विलीन हो गए और एक दूसरे की प्रशंसा की। हवा और लपटों ने प्रचंड आग की एक विशाल घूमती हुई गोली का निर्माण किया। यह मिसाइल की तरह सैम पर दागा गया। स्वूश, उसकी ढाल पर लिखे शब्द उसके चारों ओर से उड़कर उसके सामने एक बड़ी ढाल बना रहे थे। बूम, संपर्क के बाद भी वह विशाल उग्र अग्नि गोली गायब नहीं हुई। प्रतिद्वंद्वी के लगातार नियंत्रण के कारण उसने ढाल को दबाने की कोशिश की। सैम उस पहाड़ी दबाव के तहत पारदर्शी ऊर्जा अवरोधों को तनावग्रस्त होते देख सकता था। फर्श पर पड़ी स्याही अब भी चलने लगी है। ये पहले से मौजूद ढाल से जुड़ गई है और इसकी मजबूती बढ़ गई है। जब उसने देखा कि यह अभी भी पर्याप्त नहीं है, तो वह थोड़ा सा बगल की ओर झुकाओ। ढाल भी स्वूश, तारांकन, बूम, आग की लपटें झुकी हुई ढाल पर फिसलती हुई जमीन पर गिरी। सैम को शॉकवेव के साथ वापस भेजा गया, लेकिन उसने बहुत जल्दी अपना संतुलन वापस पा लिया। लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह पर्याप्त तेज नहीं है। जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़े, उसने अपने ऊपर कुछ आते हुए देखा। ऐसा लग रहा था मानो हजारों हवा के ब्लेड कहीं से भी प्रकट हो गए हों, जबकि वे अपनी पछली हवाओं में ठंडी ऊर्जा ले जा रहे थे। सैम को ठंड लग रही थी क्योंकि इन हवा के ब्लेड ने उसे घेर लिया था। सैम ने अपनी ढालों को अपनी ओर उड़ाया, इन ठंडी हवा के ब्लेडों को रोकने की कोशिश की, लेकिन जब वे संपर्क में आए तो भी उन्होंने इतनी ठंडी ऊर्जा को नष्ट कर दिया कि ऐसा लग रहा था कि वे अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। उसका शरीर, पूरे इलाके का तापमान गिर गया। सैम को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका पसीना भी जम जाएगा। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और उन्हें वापस नीचे खींच लिया। सभी शिलालेख ढालें उसके पास वापस आ गईं, जिससे उसके चारों ओर एक ऊर्ध्वाधर और बेलनाकार अवरोध बन गया। स्वूश, तारांकन, स्वूश स्वूश। जैसे ही ठंडी हवा की धारें अवरोध से टकराईं, ठंडी ऊर्जा अभी भी रिस रही थी। उस समय एक छोटी सी कोशिश से शिलालेख के रन इधर उधर घूमने लगे। हालांकि इससे रक्षा में एक छोटा सा अंतर पैदा हो गया था, लेकिन ये जल्दी ही ठीक हो गया। पहले तटस्थ सफेद रंग के रून अब सुनहरे रंग में बदल गए। पारदर्शी अवरोध सुनहरी लपटों से जलने लगा क्योंकि आने वाली ठंडी ऊर्जा ने इसे भस्म कर दिया। स्वूश, तारांकन, स्वूश स्वूश, स्वूश, तारांकन, स्वूश स्वूश, स्वूश, तारांकन, स्वूश स्वूश। सभी ठंडी हवा के ब्लेड ने सैम पर हमला किया, लेकिन वे सभी उग्र ज्वाला से नकार दिए गए। उसके चारों ओर ढाल है। जब वे सब चले गए तो अवरोध स्वयं ही नष्ट हो गया और छोटे छोटे जलते हुए ढेरों का निर्माण हुआ। सुनहरी लौ ढाल। सैम ने प्रतिद्वंद्वी को देखते हुए हल्की सांस ली। उसने दांत पीसते हुए अपना अगला कदम उठाया। कमरे में हवा चल रही थी। अगर वह ये न देख पाता कि ऊर्जा शिलालेखों के माध्यम से प्रवाहित हो रही है, तो उसे लगता कि वह सीधे हमला कर रही है। हमले पहले की तरह एक ही दिशा से नहीं हो रहे हैं, नहीं वे एक ही दिशा से आ रहे हैं। सभी तरफ से गोलाकार, इस बार सीमा गोलाकार है। उसके कुछ शिलालेख विभिन्न स्थानों पर स्थिर हो गए और एक संरचना बनाई जिसने बाकी शिलालेखों के हमले को दिशा दी। हवा इतनी अराजक हो गई, सैम पानी में तैर रहा है। अपनी ढालों के साथ मध्य में उसने खुद को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन हवा की धार तेज हो गई। इससे पहले कि वह पलटवार करने के लिए अपने शिलालेख बदल पाता, वह घनीभूत हवा के गोले में ढक गया। उपन्यास, साहसिक काम। तेज धाराओं ने उस पर हमला किया। दबाव बढ़ने से उसकी मांसपेशियां सिकुड़ने लगीं और जोड़ों में दर्द होने लगा। प्रतिद्वंद्वी ने अपने दांत पीस लिए, जिससे दबाव बढ़ गया। सैम के ज्वलंत शिलालेख प्रभावित हो रहे हैं। वायु तत्व ऊर्जा की समृद्धि उन लपटों को दबाने की कोशिश कर रही है। हवा की विडंबना। जब ज्वाला छोटी होती है तो हवा उसे बुझा देती है। जब ज्वाला भड़कती है तो वह उसे और भड़का देती है। सैम ने अपने शिलालेखों को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन जब भी उसने ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की तो दबाव बढ़ गया। उसे नहीं पता था कि उसे नाराज होना चाहिए या प्रभावित होना चाहिए। आखिरकार अब तक उसने वायु तत्व का जो उपयोग देखा है, वह हमेशा बहुत ही रचनात्मक और नीरस रहा है। वह हवा का उपयोग नए तरीके से कर रही है। कुछ मिनटों के बाद सैम ने एक चाल चली। स्याही उसके भंडार से बाहर निकली और हवा के बहाव ने उसे दूर खींच लिया। उसने जिस स्तर का हमला किया, उसके हिसाब से उसके मौजूदा शिलालेख और जगह पर्याप्त नहीं थे। उसे या तो अपनी ताकत का सीधे इस्तेमाल करना होगा या अपने लिए एक नया तरीका बनाना होगा। बेशक उन्होंने बाद वाला काम किया। शिलालेख की स्याही ने संघनित हवा को सफेद से काले रंग में बदल दिया। यह एक पूर्ण काला रंग है जो हल्के लाल रंग के साथ चमकता है। प्रतिद्वंद्वी की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे पता था कि कुछ बुरा होने वाला है। हवा के घूमने के साथ ही स्याही भी अपने पैटर्न पर चलने लगी, लेकिन हर गुजरते सेकंड के साथ स्याही बाहर की ओर रिसने लगी। आखिरकार ये पूरी तरह से गोले से बाहर निकल गई। तैरती हुई स्याही शिलालेखों में बदल गई। शिलालेख दो तत्वों के हैं, हवा और आग। ये दोनों तत्व एक साथ भड़के हवा के गोले की विपरीत दिशा में घूमते हुए हवा का गोला धीमा हो गया। वह अब और नियंत्रण नहीं रख सकती।
वह अब और गति नहीं बढ़ा सकती, वह नियंत्रण खो रही है। अंत में बूम, पवन क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले शिलालेख फट गए। सैम अपने चारों ओर सुनहरी लिफ्टों के साथ उतरा। उसका प्रतिद्वंद्वी घुटनों के बल गिर गया। वे सिर्फ 2 फीट की दूरी पर हैं। सैम को भी आश्चर्य हुआ कि वे इस समय इतने करीब हैं। 3 चालें पूरी हो चुकी हैं। मुझे पता है। वह धीरे से बुदबुदाई और सैम की तरफ देखने लगी। वह धीरे से खड़ी हुई और ऐसा लग रहा था जैसे वह हार मानने वाली है। उस पल में स्वूश, सैम के सभी शिलालेख सक्रिय हो गए हैं, जिससे उसके चारों ओर एक बड़ा गुंबद बन गया है जो उसकी रक्षा कर रहा है। बूम, आग, बर्फ और हवा से बने कई भले उस एक अवरोध से अवरुद्ध हो जाते हैं। अवरोध के भीतर सैम और उसका प्रतिद्वंद्वी दोनों खड़े हैं। विनायक अकादमी का छात्र, इतना घटिया व्यवहार किसने उम्मीद की थी? सैम ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। तुमने किया, उसने बड़बड़ाया और इस बार एक बार फिर से गिर पड़ी, इस बार सच में। ये घोषणा करने का पूरा उद्देश्य कि वह 3 चालों में उससे निपट लेगी सिर्फ एक चाल थी। वह जानती थी कि सैम उन तीनों हमलों को रोकने में सक्षम होगा। उसने अपना सारा दांव चौथे पर लगा दिया, यह मानकर कि सैम ने अपनी अधिकांश ऊर्जा पहले 3 को बचाने में खर्च कर दी होगी, यह मानते हुए कि उसके पास केवल 3 चालें हैं। सैम बस सतर्क रहा। मैं हार मानता हूं। उसने सीधे तौर पर अपनी हार की घोषणा कर दी। उन दोनों को टावर से बाहर निकाल दिया गया और खुले आसमान के नीचे ऑडिटोरियम में पेश किया गया। विजेता सैम, ये घोषणा बुजुर्गों द्वारा की गई थी। सैम ने पहले दर्शकों की ओर देखा और फिर बाकी प्रतियोगियों की ओर जो पुरस्कार की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनकी रैंकिंग की घोषणा की गई। उसने उनका इंतजार नहीं किया और चला गया। अब उसे अकादमिक क्षेत्र के दूसरे ग्रेड में 2 अलग अलग सहायक व्यवसायों में सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है। अधिक लक्ष्य, अधिक प्रतिद्वंद्वी, अधिक लोग उसके पीछे आ रहे हैं। सैम गेट पर अग्रदूत पर बंद ले लिया। कुछ मिनटों के बाद वह अंतरिक्ष तत्व के साथ गायब हो गया, किसी की भी नजर से पूरी तरह बाहर। जो उसे निशाना बनाना चाहता था वह बस किसी और से छिप गया और चुपचाप योजनाएं बनाने लगा। इस बीच उसकी तलाश और भी तेज हो गई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सैम से जुड़ा व्यक्ति हारने के लिए राजी हो जाएगा या नहीं। अकादमियों ने सख्त कदम उठाने का फैसला किया। इसी समय जुआरी अकादमी उनके लिए एक लक्ष्य बन गई। रश्मा, चेतन, क्रोध सभी को बाईं और दाईं तरफ से निशाना बनाया जा रहा था और उन्होंने उन्हें ठीक उसी तरह निशाना बनाया जैसे उन्होंने सैम को बनाया था। उन्होंने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया, उनके रास्ते में अनजान लोगों को रखा ताकि वे स्वतंत्र रूप से इधर उधर न घूम सकें। सभी उन्हें मारने की उम्मीद में थे। उन्हें लगता था कि वे इस तरह से जुआरी अकादमी पर हावी हो सकते हैं, क्योंकि अकादमी अपनी युद्ध क्षमता के लिए भी नहीं जानी जाती। उन्हें बस लगा कि सैम शायद एक काली भेड़ है, लेकिन उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि वे कितने गलत हैं। इन लोगों की लड़ाकू क्षमता। इस बार जुआरी अकादमी कुछ गंभीर वाइल्ड कार्ड के साथ आई थी। ये स्थिति सिर्फ दूसरी कक्षा के बच्चों की ही नहीं है, तीसरी और चौथी कक्षा के बच्चों को भी निशाना बनाया जा रहा है। चौथी कक्षा के छात्रों के बीच झगड़े सबसे क्रूर होते हैं, लगभग दूसरी कक्षा के झगड़ों जितना ही क्रूर, क्योंकि डोव सीनियर होने के कारण अपने हिस्से की अराजकता और दुश्मनों को जन्म दे चुकी है, और उसके साथ आई टीम छात्र परिषद में उसके सभी करीबी सहयोगी हैं। उस समय अन्य अकादमियां शुरू से ही उन्हें लक्ष्य बनाना चाहती थीं, लेकिन वे जुआरी अकादमी के लिए पहली पेशकश नहीं बनना चाहती थीं। नए गठबंधन के साथ वे दोनों एक एक जोड़ी बढ़ गए और उनके पीछे पड़ गए। लगभग आधी अकादमियों ने उन्हें लक्ष्य बनाया। गैम्बलर अकादमी मूलतः हावी रही। एकल मुकाबला प्रतियोगिता। नॉर्थ शहर ने पिछले दशक की तुलना में इन कुछ दिनों में अधिक लड़ाइयां देखी हैं। इस तरह दिन बीतते गए। सैम ने खुद को छिपा लिया और वापस नहीं आया। अब उसे सिर्फ 2 और प्रतियोगिताओं में भाग लेना है। एक है हथियार बनाना और दूसरी है हथियार बनाना। एकल मुकाबला। हथियार बनाने की प्रतियोगिता शुरू होने में अभी बहुत समय है। ये प्रतियोगिता शुरू होने से ठीक पहले की है। एकल मुकाबला। इसलिए उन्होंने तब तक वहीं रहने का निर्णय लिया। उसने अराजकता को नजरअंदाज किया और उन सभी लोगों को नजरअंदाज किया जो उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। कई लोगों ने अनुमान लगाया कि सैम अराजकता से अभिभूत हो गया और छिप गया। कुछ लोगों ने कहा उसने अपनी जगह सीखी और एकल मुकाबला प्रतियोगिता से पीछे हटने का फैसला किया। हालांकि इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जितना अधिक समय तक उसे छोड़ा गया, अराजकता उतनी ही बढ़ती गई, क्योंकि जैसे जैसे दिन बीतते गए गठबंधन टूटने लगे। आखिरकार अब तक कुछ अकादमियों ने सैम की खोज में बहुत कुछ खो दिया है, जबकि कुछ अकादमियां बिना किसी नुकसान के बची हुई हैं। अन्य जुआरी अकादमी के छात्रों पर हमला करने वालों के साथ भी ऐसा ही हुआ। योजना बनाकर या नहीं बनाकर, कुछ अकादमियों ने वास्तव में सबसे अधिक नुकसान उठाया। अब जबकि सैम को नहीं पाया जा सका, वे अपने हितों के बारे में भी सोच रहे हैं। सोलो कॉम्बैट प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने के लिए सीमित स्थान ही बचे हैं, लेकिन गठबंधन ने उन्हें 100 से अधिक लोगों ने इसे बनाया है। अंततः उन्हें लड़ना पड़ा। जैसे जैसे दिन बीतते गए और फाइनल नजदीक आता गया, उनके बीच तनाव बढ़ता गया, जो कहीं विस्फोट होने की धमकी देता रहा। किसी भी क्षण, और उसी क्षण सैम छिपने की जगह से बाहर आ गया। वह हथियार बनाने की प्रतियोगिता के दिन थोर अकादमी के प्रवेश द्वार पर दिखाई दिया। इस बार प्रतियोगिता खुले सभागार में नहीं हुई। इसके बजाय वे थोर अकादमी के फौज में चले गए।
दर्शकों की संख्या बहुत कम हो गई है। केवल बुजुर्ग और हथियार बनाने के व्यापार के उत्साही लोग ही देखने आए। फिर भी यह एक बड़ा दर्शक वर्ग है और अन्य प्रतियोगिताओं की तुलना में अपेक्षाकृत छोटा है। चाहे उन्होंने इसे देखा हो या नहीं, लगभग हर कोई इसके लिए उत्साहित महसूस कर रहा है, क्योंकि इसके खत्म होने के बाद सोलो कॉम्बैट शुरू होगा। आमतौर पर पहले ग्रुप कॉम्बैट होता है और फिर सोलो कॉम्बैट, लेकिन अब किसी कारण से इसमें बदलाव किया गया है। सैम उसे सौंपे गए भट्टी पर पहुंचा। पिछले वर्षों में हथियार बनाने की प्रतियोगिता के लिए केवल एक ही परीक्षा होती थी। जैसे सैम ने अंतर अकादमी प्रतियोगिता में भाग लिया था, 5 या 6 हथियार, एक समय सीमा और कुछ स्को की आवश्यकता। लेकिन अब उन्होंने इसे भी 3 राउंड में विभाजित कर दिया है। प्रारंभिक दौर में परीक्षण भी पिछले वाले की तुलना में थोड़ा अनोखा है। सैम को सौंपी गई कार्यतालिका में एक घिसा हुआ जंग लगा हथियार है। यह ऐसी चीज है जिससे वह बहुत परिचित है, क्योंकि यह उसके पिछले जीवन में उसके संग्रह का हिस्सा था। एक कटार। धरती पर वापस आकर यह एक पुराना भारतीय हथियार था। भारत से एक खास क्षैतिज पकड़ वाला एक जोरदार खंजर, जिससे धारक को बहुत ताकत से मुक्का मारने और छुरा घोंपने की अनुमति मिलती है। एक बार छुरा घोंपने के बाद आप ब्लेड को खोलने के लिए ट्रिगर कर सकते हैं। इसका मतलब है खोखले ब्लेड के भीतर एक सीधा ब्लेड है। शरीर के अंदर जाने के बाद ये कैंची की तरह खुल जाएगा और उस व्यक्ति को चीर देगा। यह एक निकट युद्ध हथियार है और इसमें महारत हासिल करना बहुत कठिन है तथा इसे ठीक से बनाना और भी कठिन है। यह बहुत बहुमुखी नहीं हो सकता है, लेकिन हथियार की सीमा काफी नियंत्रणीय है, क्योंकि यह मुट्ठी से जुड़ा होगा। वध के लिए एक महान हथियार। सैम ने जंग लगी कटार को देखा और फिर अपने बगल की मेज पर वहां भी एक ऐसी ही घिसी हुई कटार पड़ी थी। उसे अंदाजा हो गया कि प्रतिस्पर्धा किससे है। मानो उनके अनुमान को पुष्ट करने के लिए बुजुर्ग लोग आए और मंच पर अपनी जगह ले ली। आप सबका स्वागत है। मैं यहां तक पहुंचने के लिए सभी को बधाई देकर शुरुआत करना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि सबसे अच्छा स्मिथ प्रतियोगिता जीतेगा। अब समय बर्बाद न करते हुए मुद्दे पर आते हैं। हथियार बनाने की प्रतियोगिता का पहला दौर असल में हथियार बहाली परीक्षण है। अपनी टेबल पर आप एक घिसा पिटा और फटा हुआ हथियार पा सकते हैं। बहुत से लोग इससे परिचित नहीं होंगे, लेकिन ये कटार है। इसका प्रयोग मुख्यतः सनातन मान्यताओं वाले क्षेत्रों में किया जाता था। ये हथियार अपने आप में एक लोहार की क्षमताओं का एक बेहतरीन उदाहरण है और यह वध का एक बेहतरीन हथियार है। यहाँ तक कि जिन लोगों ने इस हथियार को अपनी पूरी जिंदगी देखा है, उनके लिए भी इसे बनाना एक मुश्किल काम है। इस हद तक कि आज के समय में एक अच्छी तरह से बना हुआ कटार एक दुर्लभ दृश्य है। तो हमारे परीक्षण के लिए आपको कटार को पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता है। बुजुर्ग अपने साधना स्तर को दबा देंगे और प्रशिक्षण डमी पर कटार चलाएंगे। उसके बाद उन्हें विश्लेषण संरचना में रखा जाएगा, जो यह निर्धारित करेगा कि यह कितना टिकाऊ है। मूल रूप से हम लक्ष्य को हुए नुकसान और हथियार को हुए नुकसान का मूल्यांकन करने जा रहे हैं। इन दोनों अंकों को जोड़ने पर आपको इस राउंड के लिए अंक प्राप्त होंगे। सबसे अधिक अंक पाने वाले 32 लोग अगले दौर में जाएंगे। आप केवल टेबल पर रखी सामग्री का उपयोग कर सकते हैं। वे कटार को पूर्णता में बहाल करने के लिए पर्याप्त हैं। समय सीमा 3 घंटे है। आप विशेष रूप से संशोधित भट्टी के साथ साथ शमन गठन का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आप किसी भी शिलालेख या संरचना का उपयोग नहीं कर सकते, भले ही वे जाली बनाते समय सतह पर अंकित हो गए हों। वे उल्लंघन हैं। हम केवल एक लोहार के रूप में आपकी क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। आपके पास जो भी अन्य विशेषज्ञता है उसे यहाँ शामिल नहीं किया जाना चाहिए। अब आप शुरू कर सकते हैं। सभी लोग तुरंत कटारों पर कूद पड़े और उनका विश्लेषण करने लगे। कुछ तो उन्हें तोड़ने भी लगे। सैम ने भी थोड़ी तेजी से काम किया। किसी कारण से यह उसे संरचनाओं और शिलालेखों से ज्यादा उत्साहित कर रहा था। जब से वह अकादमी में आया है, उसने शायद ही किसी को इन व्यवसायों में बहुत आगे बढ़ते देखा हो। यहाँ के लोगों के बारे में वह केवल एक ही बात से संतुष्ट है कि यहाँ फोर्जिंग, कठपुतली बनाने और अन्य कारीगर व्यापारियों का स्तर वास्तव में युद्धक शिलालेख और संरचनाओं की तुलना में विकसित है। इस बार का परीक्षण भी अनोखा है। ज्यादातर लोहार किसी और के बनाए हथियारों को फिर से बनाना पसंद नहीं करते। कुछ बहुत ही घमंडी लोग तो इस तरह का काम करने के लिए कहे जाने पर अपमान भी महसूस करते हैं, लेकिन अभी उनमें से किसी के मन में ऐसा कोई विचार नहीं आया। कटार एक ऐसा ही हथियार है। सैम भी चुने गए हथियार से प्रभावित था। उसने तेजी से काम किया, लेकिन साथ ही साथ कोमल भी। सब कुछ अलग हो जाने के बाद उसने सभी भागों के नुकसान की जांच शुरू कर दी। इस हथियार को बनाने के लिए इस्तेमाल की गई धातु मिश्र धातु जैसी लग रही थी। आंतरिक ब्लेड, खोखले ब्लेड को छोड़कर हैंडल एक ही धातु से बना हुआ लग रहा था। यदि उसे इसे पुनः स्थापित करना है तो उसे उसी मिश्र धातु का उपयोग करना होगा, और उसने अनुमान लगाया कि मेज पर मौजूद सामग्रियां ऐसा करने के लिए पर्याप्त हैं। खैर, सबसे पहले तो उसे जंग हटाना होगा। उन्होंने एक एक करके अपने आध्यात्मिक ऊर्जा को भागों में डाला और अपनी हेरफेर क्षमता का उपयोग करके दानेदार स्तर पर जंग को हटा दिया। एक बार जब वह चला गया तो भले ही हथियार चमकदार न हो, ये काफी नया लग रहा था। अब अवलोकन के साथ उन्होंने मिश्र धातु की संरचना को समझा और फिर उन्होंने अनुपातों का परीक्षण करने के लिए इन विभिन्न धातुओं को पिघलाने के लिए अपनी आग और धातु तत्व का उपयोग किया।
लगभग 20 मिनट के बाद वह अपनी इच्छानुसार मिश्र धातु बनाने में कामयाब हो गए। हालांकि हथियार को पुनः स्थापित करने के लिए इसका प्रयोग करने से पहले उन्होंने कुछ देर रुककर प्रयास किया। आखिरकार मिश्र धातु हथियार को उसकी मूल स्थिति में ला सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह हथियार को उसकी मूल स्थिति में ला सकता है। सबसे अच्छा राज्य होगा, इसलिए उन्होंने केवल मिश्र धातु और रिफोर्जिंग विधि के संदर्भ में आवश्यक सुधार करने में अपना समय लगाया। पिछली प्रतियोगिताओं के विपरीत सैम ने अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ धीरे धीरे काम किया। वह पसीना बहा रहा था, ठीक से काम कर रहा था, हर विवरण का ध्यान रख रहा था। उन्होंने न तो किसी को कोई तात्कालिक तरकीब दिखाकर चौंकाया, न ही उन्होंने दिखावा करने की कोशिश की। उन्होंने बस हथियार को सावधानीपूर्वक तैयार किया गया। उन्होंने इसे फिर से बनाया, धार दी और आखिरी क्षण तक इसे चमकाते रहे। उन्होंने चेहरे पर वही मुस्कान लिए हथियार जमा कर दिया। अब मूल्यांकन के लिए हम उस कटार के मूल संस्करण का उपयोग करने जा रहे हैं। बुजुर्ग ने एक चमकदार कटार निकाली और उसे प्रशिक्षण डमी में घोंप दिया। 1000 स्को दिखाया गया, एकदम साफ सुथरा 1000। फिर उसने ब्लेड चलाए। 1520 स्को बदल गया, एक वार के लिए और दूसरा ब्लेड खोलने के लिए। यह एक घातक हथियार है। ठीक है, मूल्यांकन शुरू हुआ। 890 1300, 921 1341, 1023 1290। स्को लगातार बढ़ते रहे। सैम वास्तव में उनसे प्रभावित है। वे अच्छे स्को हैं, वह भी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उनमें से ज्यादातर को कटार जैसे हथियार का ज्यादा अनुभव नहीं है। इन सब के बीच सैम को एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया। 1390 1789, ये है मैनसन के कटार के स्को। उन्होंने इसे पाक से बाहर कर दिया। इसने तुरंत ही सबको चौंका दिया। वह अब तक के सर्वोच्च स्कोर हैं। कुछ और परीक्षणों के बाद सैम की बारी आई। मैनसन ने सैम की ओर देखा और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। 1440 2340, यहां तक कि बुजुर्ग भी एक क्षण के लिए रुक गए और सैम की ओर देखने लगे। जब वह कटार को दूर रखने वाला था, सैम ने अपना हाथ उठाया और पूछा, क्या मैं इसे ले सकता हूं? यदि आवश्यक हो तो मैं भुगतान कर सकता हूं। आप इसे स्थायित्व परीक्षण के बाद ले सकते हैं। सैम ने सिर हिलाया और पीछे हट गया। क्षति का मूल्यांकन हो जाने के बाद उसी क्रम में स्थायित्व परीक्षण शुरू हुआ। 35%, ये पहला स्कोर है। बहुत बुरा, सिर्फ एक हमले में ही इसकी 65% स्थायित्व खत्म हो गई। 42%, 24%, 0.1%। मैनसन की बारी आई। 85%, एक बार फिर, अब तक का सबसे उच्चतम। 94%, और यह सैम का स्कोर है। उसने बाकी सभी को हरा दिया। एक बार फिर, बुजुर्ग ने देखा, कटार ने उसे अपनी उंगलियों से महसूस किया। ये वास्तव में एक अच्छा हथियार है। अन्य व्यवसायों में आपकी विशेषज्ञता के साथ, मैंने वास्तव में आपके फौजन कौशल के बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। लेकिन आप इसमें भी उतने ही अच्छे हैं, जितने कि उनके साथ हैं। सैम को इस उदार प्रशंसा से आश्चर्य हुआ, खासकर जब उसे एहसास हुआ कि वह लड़का हिल से है। अकादमी, उसने बस कटार को सहलाया और कार्यक्रम स्थल से बाहर चला गया। 32 का फैसला हो गया और इस बार सिर्फ एक जुआरी अकादमी उम्मीदवार नहीं, बल्कि उनमें से दो ने बाजी मार ली। सैम और मैनसन पहले 2 स्थानों पर हैं। सैम प्रवेश द्वार पर दिखाई दिया और वह तुरंत वहां से नहीं गया। इसके बजाय वह नीचे की ओर चला गया। वह धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ सड़कों पर चलता था। उसके हाथ में अभी भी कटार था। कुछ मिनट चलने के बाद वह एक जगह पर पहुंचा। उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा उमड़ पड़ी और उसके हाथ में मौजूद कटार तक फैल गई। स्वूश तारांकन क्रैक। सैम ने कटार को जमीन में घोंपा, उस वार से धरती की ऊर्जा का संचार हुआ। वहां से मकड़ी के जाले जैसी एक दरार फैल गई। फिर उसने बाहरी ब्लेड को खोलने के लिए ट्रिगर खींचा। चिन रंबल, फटी हुई जमीन कांपते हुए और भी टुकड़ों में टूट गई। फिर ब्लेड को उसी तरह रखते हुए उसने जोर से कटर को बाहर खींच लिया। गड़गड़ाहट, मिट्टी और पत्थर के टूटे हुए टुकड़े हवा में उड़ गए, जिससे अंदर एक विशाल गड्ढा दिखाई दिया। गड्ढे के अंदर एक संरचना गुंबद है, जिसके भीतर एक युवक छिपा हुआ है, जो सैम को भयभीत होकर देख रहा है। सैम के गड्ढे में फिसलने पर उसके भंडारण से शिलालेख की स्याही निकल आई। उसके चारों ओर स्याही से शिलालेख उभर आए। सक्रिय होने पर वे पूरे गुंबद को ढकने लगे। सैम ने कटार के बाहरी ब्लेड को बंद किया और उसे संरचना पर निशाना बनाया। उसकी आंखें ऊर्जा दृष्टि से चमक उठी क्योंकि उसने इसकी कमजोरी को पहचान लिया था। स्वूश धमाका, एक ही वार में कटार गुंबद के आर पार हो गया, मानो वह पहले से ही वहां था ही नहीं। फिर उसने ब्लेड को खोला और उसे जोर से उसी रूप में खींचा, ठीक वैसे ही जैसे उसने कुछ सेकंड पहले जमीन के साथ किया था। क्रैकल, संरचना का गुंबद टूट गया और उसी समय शिलालेखों ने अपना काम कर दिया। प्रतिद्वंद्वी जो पहले से ही हैरान और स्तब्ध था, उसने चारों ओर अदृश्य प्रतिबंधों को महसूस किया। ऐसा लग रहा था जैसे शिलालेखों ने मिलकर उसके चारों ओर एक संरचना बना दी हो, स्थानिक तत्वों में से एक जिससे उसका हिलना असंभव हो गया। सैम ने जमीन पर लात मारी और उस पर झपटा और कटार को सीधे उसके दिल में घुसा दिया। प्रतिद्वंद्वी ने आगे बढ़ने की कोशिश की। उसने अपनी पूरी ताकत से कोशिश की, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाया। बहुत देर हो चुकी थी। अगर वह अभी भी फॉर्मेशन में था तब आगे बढ़ जाता।
या अगर वह सैम के आने से पहले आगे बढ़ जाता और छिपने के बजाय भाग जाता तो उसके पास मौका होता। सैम ने संरचना के चारों ओर शिलालेख लगा दिए और उस क्षण से उसके लिए खेल समाप्त हो गया। वह ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। उसने सदमे में बहुत समय बर्बाद किया। इससे बहुत समय बर्बाद हुआ। चिंग, ब्लेड खुल गए और वह आदमी दो टुकड़ों में कट गया। अगले ही पल स्वूश तारांकन स्वूश बूम बूम। उस पर हर तरफ से कई हमले हुए। जो शिलालेख पहले से ही मौजूद थे उन्होंने बस अपनी ऊर्जा की प्रकृति को थोड़ा बदल दिया और सैम के चारों ओर एक संरचना दिखाई दी जिसने उसे हमलों से रोक दिया। उसका टोकन जो मुश्किल से पीला हुआ था फिर से हरा हो गया है। उसने उस उम्मीदवार की ओर देखा जिसने फॉर्मेशन पर पहला हमला किया था और उसे लॉक कर दिया। सैम ने स्थानिक पलक का इस्तेमाल किया और उसके ठीक बगल में दिखाई दिया। उसके शिलालेख भी उसके साथ चले गए। बम। प्रतिद्वंद्वी ने अपना भाला घुमाया लेकिन ये शिलालेख ढालों में से एक द्वारा अवरुद्ध और विक्षेपित हो गया जबकि सैम ने अपने कटार से मुक्का मारा। इसके क्षैतिज हैंडल के साथ ब्लेड मूल रूप से उसके पहले के सामने है, इसलिए उसे केवल कटार को सही तरीके से मारने के लिए एक सामान्य मुक्का मारना था। प्रतिद्वंद्वी ने बमुश्किल ही बचकर भागा। फिर भी कटार ने उसके चेहरे पर एक छोटी सी खरोंच छोड़ दी। वह एक तरफ हट गया और अपने भाले को बगल की तरफ घुमाया, भाले की शाफ्ट से सैम को मारने का लक्ष्य रखते हुए। सैम ने जमीन पर लात मारी और वहीं कूद गया। भाला उसके नीचे से निकल गया। सैम के जमीन पर उतरने से पहले ही उसने भाले की दिशा बदल दी और उसे मारने की कोशिश की। सैम के दो शिलालेखों ने काम किया। उनमें से एक ने भाले की बढ़त को रोक दिया जबकि प्रतिद्वंद्वी के पीछे चला गया और बूम डॉट 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 एक पवन तोप से विस्फोट हुआ। उसी समय सैम ने भाला अपनी ओर खींचा जबकि उसका कटार आगे बढ़ा दिया गया। प्रतिद्वंद्वी ने खुद को बड़ी मुश्किल से रोका। कटार ने फिर भी उसे हल्के से मारा जिससे उसके खून की एक छोटी सी बूंद बह गई। जब तक बूम शिलालेख से एक और विस्फोट हुआ जिससे वह कटार में जा गिरा। चिंग। सैम ने बिना किसी हिचकिचाहट के बाहरी ब्लेड को चालू कर दिया। स्लैश ब्लेड ने प्रतिद्वंद्वी के धड़ को काट दिया जिससे एक बड़ा घाव बन गया जिसमें से खून निकलने लगा। उसी समय प्रतिद्वंद्वी ने सैम के चेहरे पर मुक्का मारा। सैम ने प्रभाव महसूस किया। प्रतिद्वंद्वी एक अंतिम चरण का दिव्य विमान दीक्षा साधक है। सैम से एक चरण ऊपर। मुक्का स्पष्ट रूप से वहां अंतर दिखा। एक शुद्ध योद्धा की शारीरिक शक्ति भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है लेकिन ये सैम को हराने के लिए पर्याप्त नहीं है। पीछे की ओर गिरते समय उसने खुद को आगे बढ़ने से रोकने के लिए अपना पैर पीछे की ओर खिसकाया और भाले को अपनी ओर खींचा। घायल होने के बावजूद प्रतिद्वंद्वी ने इसका फायदा उठाने की कोशिश की और भाले को घुमाकर आगे बढ़ाया। लेकिन सैम ने पहले ही यह कदम उठा लिया था। उसने भाले को नीचे की ओर धकेला जिससे वह दिशा बदलने की कोशिश में जमीन में धंस गया और उसी समय उसके चार भालों ने प्रतिद्वंद्वी के अंगों पर हमला किया। बूम बूम। जब उसके पैर के पिछले हिस्से में विस्फोट हुआ तो प्रतिद्वंद्वी सतर्क हो गया और दूसरे पैर के साथ उछल पड़ा। सैम जो पहले ही आगे बढ़ चुका था ने एक बार फिर बंद कटार को घुमाया। स्लैश। वह उस चोटिल पैर को उस प्रहार से बचाने में सफल रहा। बूम। प्रतिद्वंद्वी के ऊपर एक विस्फोट हुआ जो कूद रहा था और उसे जमीन पर गिरा दिया। सैम ने पलटकर उसकी पीठ पर चाकू से वार किया और फिर कटार खोल दिया। दोबारा उसका टोकन पीला हो गया और बूम एक और हमला हुआ जिसे शिलालेख ढाल द्वारा रोक दिया गया। बूम बूम। आग के गोले ढाल के चारों ओर घूम रहे थे और दोनों तरफ से वार करने की कोशिश कर रहे थे। सैम को एहसास हुआ, हमले वे शक्तिशाली हैं। दूसरा पक्ष एक चरम अवस्था साधक है और कोई और भी है। सैम लड़ना चाहता था, वह ज़्यूस अकादमी से है। सैम ने स्थानिक पलट का प्रयोग किया और अपनी ढाल के साथ गायब हो गया। स्वूश। प्रतिद्वंद्वी ने पलटकर एक ही क्षण में एक दर्जन हमले शुरू कर दिए। बूम बूम बूम। उनमें से सभी ने शिलालेख ढाल पर प्रहार किया लेकिन सैम कहीं भी दिखाई नहीं दिया। स्लैश। फिर उसे एहसास हुआ, पीठ पर गहरा और सटीक वार। चिंग। सैम ने ब्लेड खोला लेकिन इससे पहले कि वह पूरी तरह से नुकसान पहुंचा पाता प्रतिद्वंद्वी का शरीर आग की लिपटों में बदल गया। उसने फायर फ्यूशन को सक्रिय किया और ब्लेड से फिसल गया। उसी समय गड़गड़ाहट। आग की लपटें एक विशालकाय नरक ड्रैगन में बदल गईं जो सैम पर चारों तरफ से टूट पड़ा। यह तात्कालिक था और ब्लिंक के साथ भी सैम अपने हाथों पर जलने के साथ मुश्किल से बच निकलने में कामयाब रहा। वह नरक की सीमा से बाहर आया और अपना हाथ आगे बढ़ाया, अपने तैरते हुए हाथ को नियंत्रित किया। शिलालेख जो आग की लिपटों में भस्म हो रहे हैं। बूम। उसने उन सभी को एक ही बार में विस्फोट कर दिया। प्रतिद्वंद्वी के ठीक पीछे अपनी उपस्थिति से उन्होंने आध्यात्मिकता का एक बड़ा विस्फोट किया। ऊर्जा धधकती आग में एक शून्यता पैदा कर रही थी। उस स्थान पर उसने प्रतिद्वंद्वी का शरीर देखा जिसे विलन रूप से हिला दिया गया था। स्वोश। सैम उसके ठीक बगल में प्रकट हुआ और उसकी पसलियों में सीधे उसके फेफड़ों में छुरा घोंप दिया। उसका लक्ष्य उस कोण से उसके दिल तक पहुंचना था। चिंग। प्रतिद्वंद्वी ने एक तरफ जाकर हमला करने की कोशिश की लेकिन उसी समय सैम भी आगे बढ़ गया। कटार खोलते समय विपरीत दिशा में। दिल भले ही चूक गया हो लेकिन बाकी का हिस्सा, शरीर के अंग नष्ट हो जाते हैं। जब वह लगभग आधा कट गया था, मुश्किल से सांस ले रहा था, तो सैम ने कटार को उसके शरीर में घोंप दिया, छाती और अपने स्वयं के अग्नि तत्व को सक्रिय किया। स्वूश।
सुनहरी लपटें मरते हुए शरीर को ढांक रही थीं, धीरे धीरे उसके जीवन को निगल रही थीं। फिर उसने शव उठाया और आसपास देखने लगा। कुछ ही सेकंड में उसने जलते हुए शरीर को उस पर फेंक दिया। ज़ीउस अकादमी से निकटतम उम्मीदवार। स्नैप! उसकी उंगलियों के एक झटके से 3 शिलालेख नई ज़ीउस अकादमी के ठीक बगल में आ गए। छात्र अचानक जलती हुई लगभग मृतदेह को अपनी ओर आते देख अचंभित रह गया। धप! उन्होंने शिलालेखों को नजरअंदाज कर दिया और बमुश्किल शव को कैद किया। स्नैप! सैम एक बार फिर चिल्लाया। तारांकन स्वूश सुनहरी लपटें शरीर के चारों ओर भड़क उठी, जिससे वह एक पल में मर गया। लेकिन उसी समय 3 शिलालेख अशुभ ऊर्जा के साथ सक्रिय हो गए, जिससे एक त्रिकोण बन गया। ज़ीउस छात्र के आसपास जलता हुआ मृत शरीर मृत्यु ऊर्जा पर प्रतिक्रिया करके आगे बढ़ गया। चीख! एक ऐसी चीख के साथ जो चीख जैसी नहीं लग रही थी, जलते हुए शरीर ने छात्र को काट लिया। बूम बूम! इस बीच सैम पर उसके आसपास के बचे हुए लोगों द्वारा हमला कर दिया जाता है। हालांकि पहला हमला होने से पहले ही उसका टोकन हरा हो गया। यह उस समय हुआ जब जलता हुआ शरीर वास्तव में मर गया। वह शरीर मरे हुए में बदल गया और दूसरे ज़ीउस छात्र को काट लिया, जिससे सैम पर हमला हो गया। तो वह है, पहले से ही लगे हुए हैं। अब उसका नया प्रतिद्वंद्वी एक दूसरे दर्जे का छात्र है जो थोड़ा कठिन है, इसलिए उसे सहारा लेना पड़ा। सभी प्रकार की चालें, जिनमें से एक है ज्वलंत मरे हुए प्राणी। लानत है! प्रतिद्वंद्वी को सुनहरे लिपटों की गर्मी के साथ साथ मजबूत बिट का भी एहसास हुआ। उसने जल्दी से एक बिजली बुलाई, एक ही वार में मरे हुए को नष्ट कर दिया। लेकिन फिर भी उसने उसकी गर्दन से मांस का एक टुकड़ा निकाल लिया, जिससे वह खून से लथपथ हो गया। उसने खून बहना रोकने की कोशिश की, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। यहाँ तक कि रक्तस्राव को रोकने के लिए उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग भी व्यर्थ हो गया। इसके अलावा सैम ने उस स्थिति को समझने के लिए बहुत समय नहीं दिया। मरे हुए लोग तो बस शुरुआत है। उसने पलक झपकाना सक्रिय किया और प्रतिद्वंद्वी के पीछे दिखाई दिया। उसके शरीर में सुनहरी रोशनी चमक उठी और उसके चारों ओर सुनहरी लपटें उठने लगीं। उसने आंशिक अग्नि सम्मेलन को सक्रिय किया, जिससे कटार को अग्नि तत्व ऊर्जा से चार्ज किया गया। टकराना! उसने प्रतिद्वंद्वी की पीठ में कटार घोंपने की कोशिश की, लेकिन वह इससे बेहतर तरीके से निपटने के लिए तैयार था। उसने अपनी तलवार से कटार को रोका और सैम को घृणा से देखा। उसकी आंखों में वह ठंडक, यहाँ तक कि आसपास की सुनहरी लपटें भी उसे छिपा नहीं सकी। उसने कटार को दूर धकेल दिया और सैम को चाकू मारने की कोशिश की, लेकिन स्वूश! सैम ने फिर से ब्लिंक का इस्तेमाल किया और वहां से गायब हो गया। वह एक बार फिर प्रतिद्वंद्वी के पीछे दिखाई दिया। इस प्रकार आदान प्रदान शुरू हुआ। सैम ने अपने फ्लेम आंशिक सम्मेलन कटार का उपयोग हमला करने के लिए किया, जबकि स्थानिक ब्लिंक ने उसकी हिट और रन रणनीति के रूप में काम किया। प्रतिद्वंद्वी किसी भी समय सैम का स्थान निर्धारित करने में असमर्थ है। वह कब प्रकट होगा? वह कहाँ प्रकट होगा? क्या वह उसकी पीठ के पीछे है, उसके पैरों के नीचे है, उसके ठीक सामने है, या 100 मीटर दूर है? खून अभी भी उसकी गर्दन से रिस रहा है और इस समय वह थोड़ा जल रहा है। खून का बहना बंद होने का नाम नहीं ले रहा था। खून की धार उसके कवच में टपक रही थी, जिससे उसे थोड़ी जलन महसूस हो रही थी। कुछ चालें चलने के बाद उसने अपने भंडार से एक धातु की ढाल निकाली और सैम के आने का इंतजार करने लगा। टकराना! जब सैम प्रकट हुआ तो उसने कटार को रोकने के लिए ढाल का इस्तेमाल किया। कटार ढाल को पार करके फंस गया। प्रतिद्वंद्वी ने सैम की ओर देखा और उस पर तलवार घुमाने ही वाला था। कटार से सुनहरी लपटें निकल रही थीं। कटार द्वारा बनाए गए छेद से सुनहरी लपटों की बड़ी धार निकलकर प्रतिद्वंद्वी के हाथ पर जा लगी। उसने फिर भी इससे सहन किया और सैम को काटने की कोशिश की, लेकिन लपटों के दर्द ने उसे थोड़ा पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। सैम के लिए यह पर्याप्त है। चिंग! कटार खुल गया। उस ब्लेड के झूलने के साथ ही ज्वलंत धार भी 2 भागों में बंट गई और प्रतिद्वंद्वी पर वार करने लगी। ढाल 2 भागों में बंट गई, जबकि प्रतिद्वंद्वी जलने से बचने के लिए एक कदम पीछे हट गया। स्वूश! सैम ने पलक झपकाए और आगे बढ़ते हुए एक बार फिर प्रतिद्वंद्वी पर वार किया। क्लैंग! प्रतिद्वंद्वी ने कटार को रोक दिया और सैम को लात मारी। वह तीर की तरह हवा में उड़ गया। हमला साफ साफ हुआ और उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। खेती में बहुत बड़ा अंतर। स्वूश! प्रतिद्वंद्वी सैम को संभलने का कोई मौका नहीं देना चाहता था। वह आगे बढ़ा और अपनी तलवार घुमाई, लेकिन सैम ने उस पल संतुलन की भी परवाह नहीं की और बस वहां से गायब हो गया। हालांकि उस जगह उसने प्रतिद्वंद्वी के लिए एक उपहार छोड़ दिया। बूम! एक शिलालेख में सुनहरी लपटें फूट पड़ीं। हालांकि उन सुनहरी लपटों के पीछे कुछ अशुभ छिपा हुआ था, जिसे प्रतिद्वंद्वी ने उस समय पहचाना नहीं था। उसने केवल महसूस किया कि उसकी गर्दन से थोड़ा ज्यादा खून बह रहा था और उसके आसपास का मांस थोड़ा ज्यादा जल रहा था। उन्होंने इसे विस्फोट का एक दुष्प्रभाव मात्र बताया। उसने पलटकर देखा, लेकिन सैम कहीं नजर नहीं आया। फिर भी उसे पता था कि वह दिखाई देगा। उसने अपने आसपास के माहौल को ध्यान से देखा। किसी भी स्थानिक उतार चढ़ाव को पहचानने की कोशिश कर रहा था। वह अपने दिल की धड़कन को खड़खड़ाते ड्रम की तरह सुन सकता था। उसकी मांसपेशियां धड़क रही हैं, जो उसके पूरे शरीर और सबसे ज्यादा गर्दन में दर्द के कारण हो रही हैं। ऊपर से टपकते पसीने की वजह से नमकीन जलन असहनीय है। उसने उस जलने की गंध को महसूस किया जो उन लपटों के कारण उसके चारों ओर फैल गई थी।
उसे बहुत बुरा लग रहा था। एक आदमी जो उसके बराबर का भी नहीं है उसे ऐसी हालत में डाल रहा है। जितना ज्यादा वह इस बारे में सोचता उतना ही ज्यादा उसके दांत पीसते। वह उसे मार डालना चाहता था, उसे टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता था। उसे लगा कि खुद को शांत करने का यही एकमात्र तरीका है। बाहर आओ काये कमीने! वह जोर से चिल्लाया। उसकी तलवार आध्यात्मिक ऊर्जा से चमक रही है, उसका हमला पूरी तरह से तैयार है, किसी भी समय सैम पर हमला करने के लिए तैयार है। स्वूश! और सैम प्रकट हुआ, पीछे, नीचे या बगल में नहीं। वह उसके सामने एक हाथ की दूरी पर प्रकट हुआ। प्रतिद्वंद्वी ने जल्दी से अपनी तलवार घुमाई। जल्दी में वह सैम के चेहरे को ठीक से देखना भूल गया। अगर वह ऐसा करता तो सैम के चेहरे पर लगा चश्मा उसे दिख जाता। सैम ने बहुत पहले ओलंपियन क्षेत्र में 10 सीनियर खिलाड़ियों के साथ यही चश्मा पहना था। ये चश्मा विरोधियों की कमजोरियों को पहचानने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अब उस झटके के साथ सैम 3 चमकदार लाल बिंदु देख सकता था, उसे हमला करने के लिए प्रेरित करना। स्वूश! उसने कटार को एक बिंदु पर मारा, यहां तक कि तलवार के आने वाले वार को भी अनदेखा कर दिया। तलवार के वार से ठीक पहले सैम का कटार उसके पास पहुंच गया। वह स्थान कोई महत्वपूर्ण स्थान भी नहीं था, ये सिर्फ कोहनी का अंदरूनी हिस्सा था। हालांकि जैसे ही कटार ने उसे छेदा, प्रतिद्वंद्वी स्तब्ध हो गया। उसकी ऊर्जा का संचार बिगड़ गया। अनजाने में ही उसके भीतर विस्फोट हो गया। छाती, तेज उछाल, उसके सीने से खून की धार बह निकली। सैम पूरी तरह से ढक गया, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। सुनहरी लपटें कटार से होकर कोहनी तक पहुंची, फिर ब्लेड खुल गए, हाथ को चीरते हुए और फिर शरीर में घुस गए। प्रतिद्वंद्वी आग की लपटों से घिर गया और जमीन पर गिर पड़ा, हिलने में असमर्थ हो गया। वो मर रहा है, लेकिन धीरे धीरे, सैम ने थोड़ा सा हौंफते हुए कहा। उसने पलकें बहुत ज्यादा झपकाईं। ऊर्जा की खपत बहुत अधिक है, लेकिन वह अभी भी अपनी आदर्श स्थिति के बहुत करीब है। उसने भीड़ की ओर देखा, अपना अगला लक्ष्य चुने। हालांकि उसे निराशा हुई कि ज़्यूस अकादमी का कोई अन्य सदस्य वहां नहीं था। उसने अपनी जीभ चटकाई और अगले सर्वोत्तम लक्ष्य के लिए जाने का निर्णय लिया गया। वह वहां से गायब हो गया और किसी के पीछे से फिर प्रकट हुआ। इससे पहले कि वह व्यक्ति कुछ समझ पाता, प्रतिक्रिया स्वरूप 3 बातें घटित हुई। स्नैप! सैम ने अपनी उंगली चटकाई। धमाका! पिछले प्रतिद्वंद्वी का जलता हुआ शरीर फट गया। वार! सैम ने उसकी पीठ में वार किया। सैम के कटार के संपर्क में आने से ठीक पहले विस्फोट ने उस व्यक्ति को मार डाला। सैम के लिए सब ठीक हो गया। इस आदमी को मारने के लिए कटार कंधे की हड्डी के ठीक नीचे पीठ में जा घुसा, लेकिन इससे पहले कि वह दूसरी तरफ घुस पाता, प्रतिद्वंद्वी पलट गया। इस वजह से कटार ब्लेड ने शरीर को चीर दिया। वह प्रतिद्वंद्वी को आमने सामने देख रहा है, लेकिन कटार अभी भी प्रतिद्वंद्वी के शरीर में है। सैम को यह भी नहीं पता था कि इस पर कैसे प्रतिक्रिया करनी है। प्रतिद्वंद्वी ने खुद ही चोट को और बदतर बना दिया। स्वूश! स्वर्णिम लपटें फूटने लगी, जिससे प्रतिद्वंद्वी गिर गया। अंतिम चरण के लक्ष्यों से निपटना बहुत आसान है। ये लड़का हेल अकादमी से है। इन लोगों ने सैम से निपटने की बहुत कोशिश की। उसे लगा कि इनसे निपटना ही उसके लिए सही है। उसने एक बार फिर पलक झपकाए अगले लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, लेकिन उसे रोक दिया गया। बूम! इससे पहले उस पर एक हमला हुआ था। उसने जल्दी से उसे रोक दिया। थोर अकादमी का एक लड़का है। सैम ने अपनी जीभ चटकाई और एक बार फिर पलक झपकाए। वह उस जगह के पीछे फिर से प्रकट हुआ। दोस्तों, हालांकि पैटर्न पहले से ही देखा गया है। प्रतिद्वंद्वी अपनी बिजली से चमकती कुल्हाड़ी के साथ पीछे मुड़कर प्रतीक्षा करने लगा। क्लैंग! सैम ने अपनी कटार से बिजली की कुल्हाड़ी को रोक दिया। उसके चारों ओर चांदी की बिजली चमक रही थी, लड़ रही थी। प्रतिद्वंद्वी की बिजली के साथ भयंकर रूप से। दूसरे पक्ष को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन इससे उसकी प्रगति नहीं रुकी। बैंग बैंग बैंग! जैसे ही उन्होंने चालों का आदान प्रदान किया, सैम के चश्मे ने पहले से ही कई कमजोरियों की ओर इशारा कर दिया। प्रतिद्वंद्वी! सैम बस मुस्कुराया। उसने एक बार फिर पलकें झपकाईं। प्रतिद्वंद्वी ठीक उसी स्थान पर वापस मुड़ा जहां सैम आया था, और अगले ही पल प्रतिद्वंद्वी को अपनी पीठ पर कुछ महसूस हुआ। छुरा भोंकना! कुछ स्थानिक उतार चढ़ाव के साथ एक छाया दिखाई दी, जिसने उसके कंधे पर छुरा घोंपा। वह जल्दी से छाया को झटकते हुए एक तरफ चला गया। ये सैम की छाया मरे हुए लोगों में से एक है, लेकिन उस दिशा में एक और छाया मरे हुए व्यक्ति ने आकर उसके हाथ पर छुरा घोंपा। स्वूश! उसने अपनी कुल्हाड़ी घुमाई और छाया को काट डाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोनों घाव अभी भी मौजूद थे। वे उन स्थानों पर हैं जहां उनकी कमजोरियां हैं, और ये वार शापित संक्षारक जहर युक्त चाकुओं से किए गए थे। प्रतिद्वंद्वी ने शाप के प्रभाव को तुरंत महसूस किया। उसकी साधना श्रेष्ठता ने उसे इससे बचाव का एक छोटा सा मौका दिया। लेकिन सैम वहां सिर्फ खड़े होकर देखने के लिए नहीं था, न ही उसकी छायाएं हैं। जब वह अभिशाप को दबाने का प्रयास कर रहा था, तभी उसके नीचे एक छाया प्रकट हुई और उसने उसे चाकू मार दिया। उसके पैर पर। वह जल्दी से नीचे उतरा, उम्मीद करते हुए कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा। लेकिन सैम ने पहले ही अपना रास्ता बना लिया था। जब उसने उसे रोकने पर ध्यान केंद्रित किया, तो वह उस पर कटार से हमला करने लगा। छुरा भोंकना! एक और टैब। इस बार ये पैर पर एक छाया माउस से है। श्राप और विष धीरे धीरे फैलता रहा। अंत में लकवाग्रस्त होकर उसने हिलना बंद कर दिया। सैम ने उसे चाकू मारा और कटार खोलकर उसे बुरी तरह घायल कर दिया।
उसे मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद पहली बार सैम को उस पर हमला करने की कोई पहल नजर नहीं आई। जब उसने पलटकर उन सब पर एक नजर डाली तो सभी एक कदम पीछे हट गए। यह मौन बहुत जोरदार है। भय से समर्थित चुप्पी हर किसी के चेहरे पर इतनी स्पष्ट और स्पष्ट है। वहां 90% से अधिक लोगों की साधना सैम से उच्च स्तर की है। उनमें से शायद ही कोई अंतिम चरण में है। सैम ने पहले ही उनमें से ज्यादातर की जान ले ली है। वहां सिर्फ शिखर स्तर के सदस्य ही हैं। अगर यह एक समूह की लड़ाई है तो शायद उन्होंने उस पर हमला किया होगा। लेकिन जैसे ही उनमें से कोई हमला करता है वे सैम के साथ उलझ जाते हैं और वह उनसे लगातार निपटता है। उसने जो तरीके अपनाए वे उन्हें ज्यादा नहीं लगे। उन्होंने स्थानिक ब्लिंक को स्पैम कर दिया, उन्होंने उस कटार का अत्यधिक उपयोग किया, शायद उस ब्लेड खोलने या कुछ और का उपयोग करने के लिए, लेकिन वह कटार पर निर्भर है। फिर उसने कुछ अजीबोगरीब शिलालेखों का इस्तेमाल किया जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे और वे समझ सकते थे कि वह शाप भी दे रहा है। अगर सैम के पास वह गति और अंतरिक्ष तत्व नहीं होता तो वे ज्यादा चिंतित नहीं होते। यदि वह श्राप का प्रयोग करना भी चाहे तो वे अपनी गति से उस पर विजय प्राप्त कर सकते थे क्योंकि उसकी साधना कम है। लेकिन उसके पास वह गति है। उस स्थिति में भी अगर उसके पास वह शाप शक्ति नहीं होती तो वे उसे पकड़ने के लिए एक दो बार झेलने का जोखिम उठाते। लेकिन वो उन शापों से उन्हें बंद कर रहा है और कौन जानता है कि उन शापों की गंभीरता क्या है। वे उनके घावों, मांस और यहाँ तक कि मन पर भी हमला कर सकते थे, लेकिन वे उन्हें इतना नहीं समझते थे कि ऐसा जोखिम उठा सकें। जैसे कि यह सब पर्याप्त नहीं है, वह स्थानिक तत्व को शिलालेखों के साथ संयोजित करने में अच्छा है जिससे वे स्थिर हो जाते हैं। छाया मरे हुए ने उसमें और इजाफा किया। वह ऐसे स्थान पर इस तरह से लड़ने के लिए आदर्श व्यक्ति नहीं है। उन्हें योजना बनाने और उसे समझने के लिए समय चाहिए। हालांकि उन्हें यह नहीं पता कि सैम ने उस दिन से पहले उन्हें जितना समय चाहिए था दे दिया है। आखिरकार उसने पिछले दिनों कभी पहल नहीं की और सिर्फ प्रतियोगिताओं पर ध्यान केंद्रित किया। अब चीजें अलग हैं। वह उनके पीछे जा रहा है और इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उन्हें रोक सके। स्वूश! सैम ने ब्लिंक को सक्रिय किया और सभी ने तुरंत अपनी चाल चली। उनमें से कुछ ने ट्रांसफरेंस टोकन सक्रिय किए। जिनके पास नहीं थे वे अलग अलग दिशाओं में भाग गए। लेकिन सैम किसी के पास दिखाई दिया। टकराना! जब वह हमला करने ही वाला था तो प्रतिद्वंद्वी ने अपने कवच में धातु का तत्व डाल दिया। हमला रुक गया और इसके बजाय प्रतिद्वंद्वी को अप्रत्याशित बल द्वारा आगे धकेल दिया गया। हालांकि जब वह आगे बढ़ा तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पास से गुजर गया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसके धड़ पर एक गहरा घाव हो गया। सैम ने उस शून्य हॉपर को देखा जो उसके पास आया और मुस्कुराया। इससे पहले कि प्रतिद्वंद्वी को एहसास हो वह छाया चूहों और छाया मरे हुए लोगों से घिरा हुआ है, सैम ने बस अंतिम झटका मारा और दूसरे लक्ष्य की ओर बढ़ गया। और इस प्रकार शिकार शुरू हुआ। जब एकल मुकाबला करने वाले प्रतियोगी चिल्लाते हुए नॉर्थ शहर की सड़कों पर भाग रहे थे तो सैम ने उन्हें नीचे गिराने के लिए विभिन्न तत्वों का प्रयोग किया। बेशक उन्होंने किसी के पीछे नहीं पड़े, क्योंकि उन्हें पता था कि वे जल्द ही खुद ही संख्या कम करने के लिए इतने हताश हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने बस एक गंतव्य चुना और अपने चेहरे पर उम्मीदवारों की तलाश शुरू कर दी। सैम ने अपने रास्ते में आने वाले लक्ष्यों को मारते हुए कई घंटे गुजार दिए। अब तक ये खबर कई बुजुर्गों तक फैल चुकी है और वे सभी अपने अपने उम्मीदवारों की तलाश में बेचैन हैं। ज़्यूस अकादमी के उम्मीदवार, कम से कम उनमें से जो बचे हैं, वे उनके लिए व्यवस्थित क्वार्टर में एकत्र हुए हैं। 3 लोग बचे हैं। वर्तमान स्थिति में वे 3 सबसे मजबूत खिलाड़ी हैं। उनके पीछे बहुत अधिक संख्या में हत्याएं भी हैं। आपने हमें अभी आने के लिए क्यों कहा है? हम अभी अभी गैम्बलर अकादमी के एक लड़के को पकड़ने में कामयाब हुए हैं। वह लगभग खत्म हो चुका है। हम उसे मार सकते थे, एक अभ्यर्थी ने हताशा में ऊंची आवाज में कहा। बुजुर्ग ने हताशा में दांत पीसते हुए कहा, जब आप गैम्बलर अकादमी के छात्रों को निशाना बनाने जा रहे हैं तो उनमें से एक बाकी सभी को मार रहा है। सैम ने बाकी 2 उम्मीदवारों को मार डाला। वह अब यहाँ आ रहा है। मैं चाहता हूं कि आप लोग एक साथ रहें और उससे निपटने की योजना के बारे में सोचें। बम! जब वे बात कर रहे थे तो उन्होंने बाहर कुछ शोर सुना। वे ये देखने के लिए बाहर भागे कि क्या हो रहा है। सैम अपने प्रतिद्वंद्वी का पीछा करते हुए अपने हॉबिंजर पर था। उसने एक हरे रंग का लकड़ी का भाला फेंका जो लगता था कि ताजे कटे हुए बांस से बनाया गया था। स्वूश! प्रतिद्वंद्वी ने मुश्किल से उसे चकमा दिया और भाला उसके पास से निकल गया। इससे पहले कि वह एक गहरी सांस ले पाता, भाला हिलना बंद हो गया और हवा में ही उसमें से बेलें उग गईं। लताएं उसके चारों ओर लिपट गईं और उसका रास्ता अवरुद्ध कर दिया। बूम! उसने उन्हें जलाने के लिए आग की लपटें निकाली। हालांकि बेलें उससे ज्यादा तेजी से जल रही थीं। इससे पहले कि वह कुछ और कर पाता, सैम पहले ही उसके पास पहुंच गया। छुरा भोंकना! उसने कटार को उसकी पीठ में घोंपा और ब्लेड खोलने से पहले उसे घुमा दिया। सैम के अधिकांश विरोधियों की तरह वह आदमी एक बार फिर से आधा कट गया। भाला बेलों और शरीर के कुंडलित हिस्सों के साथ गिर गया। सैम की सांसें लयबद्ध हैं, हल्की सी सांस फूल रही है। हर सेकंड के साथ वह धीरे धीरे अपनी सांसें ठीक कर रहा है। अग्रदूत ने उसे धीरे धीरे नीचे गिराया। उसने शेष 3 लक्ष्यों पर नजर डाली। सैम द्वारा किए गए सभी नुकसान के बावजूद ज़्यूस अकादमी के ये 3 सबसे मजबूत दूसरे ग्रेड के छात्र आज तक जीवित रहने में कामयाब रहे।
उसे लगा कि उसे उन्हें बहुत पहले ही मार देना चाहिए था। इस समय उसके लिए चीजें आसान हो जाती, लेकिन अब उनके जीवित होने के अपने फायदे थे। वह ज़्यूस अकादमी को इतना बड़ा झटका दे सकता था कि वे या तो उसे मारने की कोशिश करेंगे और सारे दिखावे तोड़ देंगे, या फिर दूसरी अकादमियां उन्हें कुत्तों की तरह पीटेंगी। उसे ये देखना होगा कि इसका परिणाम क्या होगा। उसके चश्मे सक्रिय हो गए हैं, उसकी कटार तेज आध्यात्मिक ऊर्जा से भड़क रही है। कई धातु की वस्तुएं उसके हॉबिंगर से उड़कर उनके आसपास अलग अलग जगहों पर गिर गईं, जबकि बहुत सी वे भी उसके चारों ओर तैरने लगे। वह इन कीटों से निपटने के लिए तैयार है। ज़्यूस अकादमी के तीनों सदस्यों ने सैम की ओर देखा। उनकी मुट्ठियां भींची हुई हैं, दांत भींचे हुए हैं, आंखें तीखी हैं। उनमें से हर कोई लड़ने और सैम को खत्म करने के लिए बेताब है। लेकिन वे ये भी जानते थे कि ऐसा करना मुश्किल होगा। उन्हें पहले उसे गर्म करने के लिए किसी की जरूरत है। उन्हें सैम को थका देने और अपनी संभावनाओं को बढ़ाने के लिए सभी आधारभूत कार्य करने हेतु किसी व्यक्ति की आवश्यकता है। उन्होंने एक दूसरे को ऐसे देखा जैसे कि वे दूसरों को पहले जाने का संकेत दे रहे हों। उनकी हरकतें देखकर सैम मुस्कुराया और बोला, मुझे लगता है आप लोग इस बात को लेकर संघर्ष कर रहे हैं कि पहले कौन जाएगा। मैं इसे आपके लिए आसान बना देता हूं। मैं तुम्हें टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 कहूंगा। मेरे लिए याद रखना आसान हो जाएगा। मुझे तुम्हारे नाम याद रखने की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने विरोधियों के नाम बाएं से दाएं बताए। अब अनुक्रम का पालन करो और मेरे पास आओ। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं अनुक्रम का पालन करूंगा और तुम्हारे पास आऊंगा। सैम का आभामंडल एक बार फिर भड़क गया। लक्ष्य एक जानता था कि चाहे वह आगे बढ़े या नहीं, उस पर हमला होगा, इसलिए उसने पहल करने का फैसला किया। उसने अपनी तलवार निकाली और सैम के पीछे गया। स्वूश तलवार की किरण सैम के पास से गुजरी। वह वहीं हरबिंगर पर खड़ा था, प्रतिद्वंद्वी के आने का इंतजार कर रहा था। और जब वह आया तो सैम ने अपनी उंगलियां चटकाईं। हॉबिंजर से बाहर निकली धातु की वस्तुएं चमकने लगीं। एक संरचना बन गई जिसने दोनों को अंदर फंसा दिया। गुंबद का रंग सफेद है और ज्यादातर पारदर्शी है। बाहर के लोग मुश्किल से देख पा रहे थे कि अंदर क्या हो रहा है। ये धुंधला है। बम बूम स्वूश। उन्होंने तरह तरह की आवाजें सुनी, विस्फोटक ध्वनियां, उग्र हमले। उन्हें लग रहा था कि एक भीषण युद्ध चल रहा है। जैसे जैसे यह आगे बढ़ा, उन्होंने संरचना में कुछ अजीबोगरीब चीज देखी। पारदर्शी गुंबद जल्द ही विभिन्न शिलालेख प्रतीकों से ढक गया। यह अजीब और अपरंपरागत लगा। शिलालेखों के साथ एक संरचना बनाना एक बात है, लेकिन ये सोचना कि ऐसी कोई संरचना है जो इस तरह के शिलालेख रखती है, उन्हें यह भी समझ में नहीं आता कि यह कैसे काम करता है। हालांकि उन्हें पता था कि उसके अंदर कुछ गड़बड़ हो सकती है, लेकिन तलवारों के चलने से आने वाली लगातार आवाज ने उनमें थोड़ी सी आशा जगाई, जो तब तक बनी रही जब तक संरचना गुंबद गायब नहीं हो गया। सैम अंदर खड़ा था, अभी भी हॉबिंजर पर। यहाँ वहाँ कुछ कट और चोट के निशान हैं। वह खून से लथपथ चेहरे के साथ जोर जोर से सांस ले रहा है। लेकिन उस पर हमला करने वाला टारगेट 1 जमीन पर पड़ा है। उसका शरीर जलकर राख हो गया है। ऐसा कोई संकेत नहीं है जिससे पता चले कि वह जीवित है। सैम के शरीर पर लगा टोकन भी हरा हो गया है, जो इस बात की पुष्टि करता है। सैम ने कटार से टपकते खून को झाड़ा और लक्ष्य संख्या 2 की ओर देखा। आप शायद पहला कदम उठाना चाहेंगे। आप किसी भी संभावित लाभ का उपयोग कर सकते हैं। प्रतिद्वंद्वी ने अपने दांत पीसकर अपनी चाल चली। उसने सैम पर हमला नहीं किया। इसके बजाय वह पास की धातु की वस्तुओं पर हमला करने लगा। उसने एक छड़ी का इस्तेमाल किया। एक ही झटके में हवा की एक विशाल धारा ने उसके झटके की दिशा में सब कुछ तबाह कर दिया। उसने धातु की वस्तुओं का एक बड़ा हिस्सा उतार लिया। इसके बाद वह अपनी लाठी लेकर सैम पर टूट पड़ा। टकराना। सैम ने अपनी कतार से कर्मचारियों को रोक दिया। बल ने उसे पीछे धकेल दिया। उसने इसका विरोध नहीं किया। इसके बजाय उसने बल को उसे और हरबिंगर को पीछे की ओर ले जाने दिया, जिससे अधिकांश नुकसान नकार दिया गया। प्रतिद्वंद्वी अपनी पूरी ताकत के साथ उस पर टूट पड़ा। आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ साथ जितनी भी दैवीय ऊर्जा वह जुटा सकता था, वह सब उसके ऊपर हावी हो गई। बैंग बैंग। कतार और कर्मचारी आपस में भिड़ गए। सैम ने अपनी हरकतों से ज्यादातर हमलों को नाकाम कर दिया, जबकि एक बार फिर धातु की वस्तुओं को लॉन्च किया। प्रतिद्वंद्वी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं रोक सका। वह उन पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सका। सैम खुद अपने हाथों को पूरा रख रहा है। एक बार जब सैम तैयार हो गया तो उसने एक और फॉर्मेशन शुरू किया। एक बार फिर उसने प्रतिद्वंद्वी और खुद को बाहरी दुनिया से अलग कर लिया। ... 15 मिनट बाद ये संरचना ढह गई। सैम वही जमीन पर खड़ा था, उसके बगल में ही अग्रदूत मंडरा रहा था। उसकी कुछ हड्डियां टूट गई थीं, हाथ पर कुछ चोटें लगने से खून बह रहा था। प्रतिद्वंद्वी की ताकत को वास्तव में हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। उसके गठन और शिलालेखों के बिना दूसरे व्यक्ति को हराने में बहुत समय लगेगा। उनके साथ भी उन्हें कुछ असफलताओं का सामना करना पड़ा। चोटें लगना जो कि आसानी से जानलेवा हो सकती थी अगर दकी जरा सी भी गलती होती। सैम ने अपने हाथ में मौजूद तीसरे और अंतिम लक्ष्य को देखा। एक बार जब वह उस लड़के के साथ काम पूरा कर लेगा तो ज़्यूस अकादमी एकल मुकाबला प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगी। और उसे ये भी याद आया कि इनमें से 4 लोग टीम प्रतियोगिता का भी हिस्सा हैं। इसलिए उन्होंने मूलतः उनकी दोनों लड़ाकू टीमों को काट दिया।
इसका मतलब है कि वे बहुत सारे अंक खो देंगे। सहायक व्यवसायों का अकादमी रैंकिंग में जितना योगदान है, मुकाबला प्रतियोगिताओं का भी उतना ही बड़ा योगदान है। वे अधिकांश अकादमियों के लिए निर्णायक कारक हैं। कोई भी अकादमी इन दो प्रतियोगिताओं में हारना नहीं चाहेगी। अब ज़्यूस अकादमी खत्म हो गई है। बुजुर्ग भी मुश्किल स्थिति में है। वह न तो अब इसे छोड़ सकता है, न ही इसे जारी रहने दे सकता है। वह कुछ नहीं कर सका और बस चुप रहा। अगर सब कुछ सामान्य होता तो वह कुछ गंदी चालें चलता। अब इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। वह सैम को धमकी भी नहीं दे सकता था, क्योंकि उसे डर है कि क्षेत्र गठन उस धमकी को क्या मान लेगा। यदि इसे हस्तक्षेप माना जाए तो उनकी अकादमी पहले से भी अधिक संकट में पड़ जाएगी। उसने उस छात्र की ओर देखा जो अब सैम के सामने खड़ा था। उस क्षण छात्र पलटा और बिना रुके भाग गया। आयन स्वूश। उसने बिजली से भरा एक खंजर निकाला और सैम पर फेंक दिया। सैम ने एक तरफ हटकर उसे चकमा दिया। खंजर उसके पास से गुजरा और इस प्रक्रिया में एक इमारत को नष्ट कर दिया। प्रतिद्वंद्वी ने यह देखने के लिए भी पीछे मुड़कर नहीं देखा कि हमला हुआ है या नहीं। इसके बजाय उसने बिजली के संलग्न को सक्रिय किया और बस तेज गति से आगे बढ़ गया। स्वूश। सैम पूरी गति से हॉबिंजर की ओर बढ़ा। वह इतनी गति से भी प्रतिद्वंद्वी के साथ तालमेल बिठाने में मुश्किल से सक्षम है। वह अपने प्रतिद्वंद्वी के दृष्टिकोण को देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। पहले दो लोग वास्तव में बेवकूफ थे। उन दो लोगों ने ज्यादा कुछ सोचा भी नहीं और बस सैम पर झपट पड़े। सैम को धातु की वस्तुओं को व्यवस्थित करते देखने के बाद भी अगर यह प्रतियोगिता से पहले हुआ था तो यह थोड़ा स्वीकार्य है। लेकिन सैम तो संरचनाओं और शिलालेखों में माहिर साबित हुआ। लड़ाई की दृष्टि से कौन इस तरह जाल में फंस सकता है। टारगेट 3 में इतनी सूझबूझ थी कि वह सैम पर हमला करते हुए भी भाग निकला। स्वूश तारांकन स्वूश स्वूश। खंजर आते रहे। बिजली के तत्व और प्रक्षेप्य हथियारों का संयोजन, इसमें इतनी विनाशकारी मारक क्षमता है और जिस तरह से उसने इसका इस्तेमाल किया, सैम उससे बहुत प्रभावित हुआ। टकराना। उसने एक खंजर से टक्कर ली, अपनी कटार से उसे विक्षेपित किया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह लक्ष्य पर लगा हुआ है। जिस तरह से लक्ष्य भाग रहा था, उसे लगा कि दूसरा पक्ष शायद उसे देख रहा है। सैम से लड़ने से बचने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को ढूंढो। सौभाग्यवश वहां कोई नहीं था। जब सैम आखिरकार लक्ष्य से जुड़ गया तो लक्ष्य ने अपनी जीभ चिटकाई और अपनी गति बढ़ा दी। वह पूरी तरह से फ्यूजन में था, बिजली की नीली बिजली के साथ। वह खुद नीली बिजली की तरह लग रहा था। वह उड़ भी नहीं रहा है, बल्कि वह कम ऊंचाई पर इमारतों से टकरा रहा है। बस उनकी बात की तस्वीरें एक साधारण दृश्य भ्रम पैदा कर रही हैं जो किसी कम समझदार को भी धोखा दे सकती हैं। आसानी से वह पूरे शहर को नष्ट कर रहा है, लेकिन न तो उसे और न ही सैम को इसकी परवाह है। जल्द ही सैम ने भी जवाबी हमला करना शुरू कर दिया। उसने कटार वाला हाथ आगे बढ़ाया। कटार की नोक पर ऊर्जा एकत्रित हो गई और बहुत तेज ऊर्जा वाली गोलियां वहां बनी, उसके पहले कि वह उन्हें दागता। बूम। गोली और खंजर का सामना हुआ। प्रतिद्वंद्वी एक पल के लिए रुका और पीछे मुड़कर देखने लगा। विस्फोट देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उसका खंजर नष्ट हो गया है और वह विस्फोट से होने वाली शॉकवेव को हल्का सा महसूस कर सकता है। उसके लिए घातक तो बहुत है, लेकिन वह इसकी गारंटी नहीं दे सकता कि वह इसे सहन कर पाएगा। यदि ये बात उसे बहुत प्रभावित कर गई। वह बहुत ज्यादा सतर्क हो गया और तेजी से आगे बढ़ने लगा। सैम को हॉबिंगर पर भी उसे पकड़ने में मुश्किल हो रही थी। उसे हॉबिंगर के साथ बिजली के तत्व का उपयोग करना पड़ा, तभी वह अपने और प्रतिद्वंद्वी के बीच कम दूरी बनाए रखने में सफल हो सका। बूम बूम बूम। गोलियों और खंजरों के टकराने से विस्फोट हुआ। चूंकि उनकी दूरी कम हो गई है, इसलिए वे शॉकवेव के कारण संतुलन खो रहे हैं। प्रतिद्वंद्वी पर इसका अधिक प्रभाव पड़ा और उसने आगे बढ़ने के बजाय पैंतरेबाजी पर अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया। जैसे जैसे ये भीषण दौड़ भाग बढ़ती गई, अधिक से अधिक लोग उचित दूरी बनाए रखते हुए दर्शकों के रूप में उनका अनुसरण करने लगे, बस ये देखने के लिए कि कौन जीतेगा। सैम को जल्द ही समझ आ गया कि प्रतिद्वंद्वी की रणनीति क्या है। धीरज की लड़ाई। चूंकि सैम ने अब तक लगातार 2 घंटे तक लड़ाई लड़ी थी, इसलिए वह सैम को थका देना चाहता था। हालांकि एक बार जब उसे यह एहसास हुआ तो सैम ने अगला कदम उठाया, जिसने लड़ाई की दिशा बदल दी। जब सैम ने उस पर कटार तान दी तो प्रतिद्वंद्वी को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वही ऊर्जा बुलेट जिसका सामना वह पहले से कर रहा था, उसे जादू से बुलाया जा रहा है। ये गोली मार दी है। उसने उसे रोकने के लिए खंजर फेंका। धमाका विस्फोट तो हुआ, लेकिन उसे भय का ऐसा एहसास हुआ जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। बूम बूम। दोनों तरफ 2 विस्फोट हुए। बायां विस्फोट उसके हाथ के पास हुआ, जबकि दायां विस्फोट उसके पैर के पास हुआ। वह अपना संतुलन खो बैठा और जमीन पर गिर पड़ा। उसे नहीं पता था कि हमले कहां से हुए। उसे इनका आभास नहीं हुआ। उसने उन्हें आते नहीं देखा। उसने सैम को उन हमलों को शुरू करने के लिए ऊर्जा जुटाते हुए भी नहीं देखा। उसी समय सैम वर्तमान में अपने धड़कते माथे को दांत पीसते हुए पकड़े हुए है। ये चाल बिल्कुल घातक नहीं है और यह निश्चित रूप से अत्यधिक शक्तिशाली नहीं है, लेकिन इससे उन्हें बहुत नुकसान हुआ, खासकर मानसिक रूप से। ये कुछ ऐसा है जिसे उन्होंने अपनी अनुनाद तकनीक में सुधार करके किया। जब खंजर और गोली की टक्कर से विस्फोट हुआ तो उन्होंने 2 स्थानों पर विस्फोट को दोहराने के लिए अनुनाद का उपयोग किया।
आमतौर पर अनुनाद तब बनता है जब वह हमले का स्रोत होता है। वह इसकी प्रतिकृति बना सकता है, इसे बढ़ा सकता है और इसका विस्तार कर सकता है। लेकिन इस बार विस्फोट में उनका योगदान सिर्फ आधा है। खंजर ने भी इसमें भूमिका निभाई, जिससे उनके लिए इसे दोहराना मुश्किल हो गया। ये कुछ समय से चल रहा है। ये पहली बार है जब उन्होंने इसे मैदान में इस्तेमाल किया है। उसे अपने सिर में दबाव महसूस हुआ। यह तेज दर्द थोड़ा अफसोसजनक था। प्रतिद्वंद्वी ने गिरने के बाद उठने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने अपने टूटे हुए अंगों को सहारा देने के लिए अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रसारित करने की कोशिश की, उसे तेज दर्द हुआ। वह हिल नहीं सकता था। वह अपने अंगों की उपस्थिति को भी महसूस नहीं कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि उस विस्फोट से उसका ऊर्जा परिसंचरण तंत्र नष्ट हो गया था। और उसका अनुमान सही था। सैम ने चश्मे में दिखाई गई कमजोरी का इस्तेमाल किया और विस्फोटों से उन्हें नष्ट कर दिया। यही एकमात्र चीज है जिसने सिर दर्द को कीमत के लायक बना दिया। सैम नीचे गया और लक्ष्य के सामने खड़ा हो गया। उसी समय उसने किसी की तलाश में इधर उधर देखा। उसकी नजर सबसे नजदीकी इमारतों में से एक पर टिकी हुई थी। एक परिचित चेहरा एक परिचित वर्दी में। क्रिस्टोस सैम को ठंडी निगाह से देख रहा है। उसकी आंखों में गुस्सा पहले कभी इतना साफ नहीं था। सैम ने अपनी जीभ चिटकाई और जमीन पर फैले लक्ष्य से कहा, तुम्हें पता है, तुम्हें यहां मरना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हें केवल टीम मुकाबले में होना चाहिए था, लेकिन तुम्हें एकल मुकाबले में ले जाया गया और तुम मर रहे हो। मुझे आश्चर्य है कि क्या क्रिस्टोस ने इसका अनुमान लगाया था जब उसने तुम्हारे साथ स्थिति बदली थी। प्रतिद्वंद्वी ने कुछ नहीं कहा। उसके चेहरे पर गुस्से या हताशा का कोई लक्षण नहीं दिख रहा है। ये निराशा से कहीं आगे निकल गया है। उसने लड़ने की इच्छाशक्ति खो दी है। हालांकि उसे अपनी जीत पर संदेह था, लेकिन उसे यकीन था कि वह इस सोलो कॉम्बैट प्रतियोगिता में कड़ी टक्कर देगा। जब प्रतियोगिता शुरू होने से ठीक एक दिन पहले क्रिस्टोस ने सोलो कॉम्बैट से नाम वापस ले लिया और उसे वह स्थान देने की पेशकश की, तो उसने खुशी खुशी उसे स्वीकार कर लिया। उनका मानना था कि यह उनके लिए चमकने का अवसर है, लेकिन यह सोचना कि वह इस तरह से अपना अंत करेगा। सैम से लड़ते समय भी उसने सोचा था कि वह उसे शहर भर में दौड़ा सकता है और कुछ महाकाव्य मुकाबला कर सकता है। लेकिन कुछ मिनटों और सैम ने पूरी लड़ाई को एंटी क्लाइमेटिक बना दिया। इसमें कोई उत्साह या संघर्ष नहीं है। आखिरकार उसे चमकने का मौका मिला और उसे खत्म करने वाले प्रतिद्वंद्वी ने उसका नाम जानने की भी जहमत नहीं उठाई। उसे टारगेट 3 नाम की पहचान दी गई। प्रतिद्वंद्वी की नज़र में उसकी कीमत इतनी ही है और इतिहास उसे इसी नाम से याद रख सकता है। जब यह विचार उसके मन में आया तो उसने एक अंतिम संघर्ष करना चाहा। मैं हूं। वह सैम को अपना नाम बताने ही वाला था, लेकिन छुरा भोंकना। सैम ने कतार पर वार किया और ब्लेड खोल दिए। उसे चीर डाला। जब वह मर गया तो सैम वापस पैराडाइज सराय की ओर चल पड़ा। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि कोई उस पर हमला करेगा या नहीं। उसने खुले दिल से इसका स्वागत किया। इस दौरान उसने पहल नहीं की क्योंकि वह प्रभाव पैदा करना चाहता था। जब प्रतियोगिता की घोषणा की गई कि संरचनाओं और शिलालेखों के उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं है, तो उसे पता था कि वह जीत जाएगा। हम इस बात का स्पष्ट प्रतिनिधित्व करता है कि वह पर्याप्त तैयारी और कौशल के साथ क्या कर सकता है। संसाधन। दूसरी कक्षा के बच्चों के एक समूह से निपटना। इसकी तुलना में ये बच्चों का खेल है। वह जानता था कि अगर उसने अपने पत्ते छिपाए रखे तो वह बहुत सारी मुसीबतें मोल लेगा और उससे भी ज्यादा मुसीबतें। इसलिए उसने अपने पीछे आने वाले दुश्मनों को पीछे धकेल दिया, जिससे उसे इस बात का अंदाजा हो गया कि वह कितना बड़ा खतरा हो सकता है। संयुक्त बलों का विरोध बनाना, जिन्होंने सैम से निपटने के लिए गठबंधन किया था। प्रत्येक गुजरते मुकाबले के साथ ऐसा हुआ और उन्होंने बस सब कुछ एक तरफ रख दिया और ध्यान केंद्रित किया। सैम, अब चूंकि प्रतियोगिता के आखिरी कुछ दिन हैं, उनके पास कोई विकल्प नहीं है। मूल रूप से उनके पास अभी भी सैम के बहाने लड़ाई रोकने और उसे पीछे धकेलने का विकल्प था। अब उनके पास कोई विकल्प नहीं है। जो कोई भी उससे लड़ना चाहता है वह आकर कुछ ले सकता है। दिनों दिन बढ़ रहा तनाव अब फूटने वाला है। इन सब से बढ़कर वे सभी इस समय सैम से डरे हुए हैं। दूसरी कक्षा का कोई भी छात्र उससे लड़ना नहीं चाहेगा। उन्हें यह भी डर है कि सैम उनसे कैसे बदला लेगा। इसलिए ऐसा होने से पहले उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि वे फाइनलिस्ट बने। इसलिए जब सैम पैराडाइज सराय की ओर वापस लौटा तो लोगों ने पहले ही आपस में लड़ना शुरू कर दिया था। सहयोगी। इस बीच क्रिस्टोस और जियूस अकादमी के प्रभारी एल्डर अन्य ग्रेड मुकाबला प्रतिभागियों के साथ बैठक में हैं। तीसरी कक्षा में केवल 2 प्रतिभागी बचे हैं। चौथी कक्षा में 3, लेकिन चौथी कक्षा के 3 लोग बहुत बुरी हालत में हैं। उनमें से 2 लगातार दौड़ने से थक गए हैं, क्योंकि वे जुआरी अकादमी से किसी भी संभावित हमले से बचने की कोशिश कर रहे थे। छात्र। तीसरा पहले से ही सक्रिय अवस्था में है। ये वह युद्ध है जो उन्होंने शुरू किया था, लेकिन उन्हें मुंह की खानी पड़ी। डव के नेतृत्व में गैम्बलर अकादमी के चौथी कक्षा के छात्रों ने अपने जीवन को नरक बना लिया। अगर उन्होंने गठबंधन नहीं बनाया होता और दूसरों ने समय पर हस्तक्षेप नहीं किया होता, तो वे सभी 5 मर जाते। जियोस अकादमी की टीम की इस समय दयनीय स्थिति को देखकर बड़े बच्चे ने निराशा में अपने बाल खींचे। क्या इसीलिए तुम भागे थे क्रिस्टोस? जब तुमने एकल मुकाबले में भाग लेना छोड़ दिया था तो मुझे पता था कि इसके पीछे कुछ छिपे हुए इरादे हैं। क्या तुम्हें पता था कि ऐसा होगा?
क्या तुम्हें पता था कि वह आदमी कितना परेशान करने वाला है? क्रिस्टोस ने अपने होंठ भींच लिए और कुछ देर तक कुछ नहीं बोला। कुछ देर बाद उसने आह भरी और कहा, मुझे यकीन तो नहीं था, लेकिन मैं कुछ बातों से अवगत था। जैसे ही उसने ये कहा, बुजुर्ग ने अचानक उसकी तरफ देखा। दरअसल उसे क्रिस्टोस से कोई जवाब मिलने की उम्मीद नहीं थी। वह सिर्फ बड़बड़ा रहा था। क्रिस्टोस ने कुछ नहीं बताया और बस बाहर चला गया। वह अपने कमरे में गया और बस लेट गया। बिस्तर। क्रिस्टोस को वास्तव में टीम का हिस्सा होना चाहिए था, लेकिन जैसा कि बुजुर्ग ने बताया, वह पीछे हट गया। इसके दो कारण हैं। उनमें से एक ये है कि अपने सूचना नेटवर्क के माध्यम से वह ये पता लगाने में कामयाब रहे कि वास्तव में क्या था। एकल मुकाबला प्रतियोगिता है। ये सभी के लिए शिकार का स्वतंत्र मौसम है। हालांकि यह निर्णायक बिंदु भी नहीं है। उसे सैम के बारे में कुछ जानकारी मिली। जब से उसने सैम से निपटने का काम संभाला है, तब से उसे कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। टेलचाइन की घटना में बुरी तरह पिटने के तुरंत बाद उसे कुछ जानकारी मिली। निचले लोगों से, डस्क संगठन से संबंधित जानकारी। किसी कारण से डस्क, जिसे उसने पहले अनदेखा किया था, ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया और उसने देखा कि वे किस तरह से ओलंपियन संगठनों के पीछे पड़े हैं। निचले क्षेत्र, और उन्होंने जो तरीके अपनाए, वह उन्हें सैम और हब के काम करने के तरीके से जोड़ने में कामयाब रहा। यहां तक कि फ्लेमिंग स्कल्स का भी यही तरीका था। फिर वह खोदता ही रहा और खोदता ही रहा। जल्दी ही उसे समझ में आ गया कि सैम का डस्क से जरूर कोई रिश्ता है। उसे नहीं पता कि किस हद तक, लेकिन अगर यह सच है तो डस्क के सदस्यों ने जो कारनामे किए हैं। उसे पता था कि सैम के रहते हुए खुले मौसम में किसी और के पास कोई मौका नहीं है। पुरानी और नई शिकायतों के साथ उसे यकीन है कि वह मर जाएगा। इसीलिए वह पीछे हट गया। जहां तक कारण का सवाल है, उसने ज़्यूस अकादमी में किसी और को इसकी जानकारी नहीं दी। नहीं, अब कोई भी उसे सुनने के लिए तैयार होगा। वह छात्र परिषद से बाहर हो गया है और वह नोबल लीग से भी बाहर हो गया है। उसने अपने परिवार का समर्थन खो दिया है। ठीक है, अपने परिवार से अलग रहकर उसने जो नेटवर्क बनाया था, उसे छोड़कर बाकी सब कुछ बचा हुआ है और शायद इसी से उसकी जान बच गई होगी। उस दिन सैम संभवतः एकमात्र द्वितीय श्रेणी एकल मुकाबला प्रतिभागी था जो आराम करने में सक्षम था। बाकी शहर उनकी लड़ाइयों से जल उठा। 9 अकादमियों ने इस बात पर दुख जताया कि प्रतिस्पर्धा के कारण उनका खूबसूरत शहर नष्ट हो गया। इस प्रक्रिया ने अकादमी के बाकी लोगों के सामने उनकी डिजाइन की कई खामियां भी उजागर कर दी। उन्हें इसे पुनः डिजाइन करने और पूरी चीज का पुनर्निर्माण करने की जरूरत है। जब उनके सिक्के लगभग खत्म हो चुके हैं, तो सैम और हब को श्रेय जाता है। यह एक और अप्रत्याशित और अवांछित खर्च है। वैसे भी ये बात अलग है। अगली सुबह सैम एक बार फिर थोर अकादमी गया, ठीक उसी तरह जैसे वे पिछले दिन गए थे। बुजुर्ग पहले से ही दूसरी प्रतियोगिता का खुलासा करने के लिए उनका इंतजार कर रहे हैं। परीक्षा पास करने वाले 32 लोगों के बाद सभी यहाँ एकत्र हुए। 2 उम्मीदवारों वाली गैम्बलर अकादमी को छोड़कर ऐसी बहुत कम अकादमियां हैं जिनमें 2 उम्मीदवार या अधिक। विश्वकर्मा अकादमी और हेफेस्ट अकादमी में 3-3 उम्मीदवार थे। अन्य अकादमियों की तुलना में वे सबसे प्रभावशाली हैं। कुछ अकादमियां ऐसी भी हैं जिनमें से प्रत्येक में 2 उम्मीदवार थे। ज़्यूस अकादमी से एक है और सैम को उम्मीद थी कि वह उसे इस दौर में खत्म कर सकता है। सैम की नज़र को देखते ही वह लड़का कांप उठा। वह बस कहीं छिप जाना चाहता था, लेकिन उसे उम्मीद से कहीं बेहतर पता था कि उसकी इच्छा पूरी होगी। जब सभी ने अपनी प्रतियोगिता देखी तो एल्डर ने दूसरे दौर के नियम समझाए। जैसा कि कई लोगों ने अनुमान लगाया होगा, यहाँ 32 लोगों के साथ हम द्वंद्व मार्ग पर जा रहे हैं। सभी प्रतिभागियों को जोड़ा जाएगा। आपको जिसके साथ जोड़ा जाएगा उसके साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी। प्रत्येक जोड़ी से केवल एक व्यक्ति को अगले दौर में ले जाया जाएगा। जहां तक उस व्यक्ति के चयन का प्रश्न है, उन्होंने अपना हाथ हिलाया और प्रतिभागियों की कार्य टेबल पर एक खाका उभर आया। उस स्क्रॉल में आपको एक हथियार का डिजाइन मिलेगा। जिस व्यक्ति के साथ आपकी जोड़ी बनेगी, उसे भी वही हथियार डिजाइन मिलेगा। कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं होगा। आपका काम डिजाइन के हर छोटे से छोटे विवरण का पालन करना और उस हथियार को बनाना है। आपको डिजाइन में कोई बदलाव नहीं करना है। सामग्री का वजन नहीं बदलना चाहिए, मिश्र धातु का प्रतिशत नहीं बदलना चाहिए, यहां तक कि हैंडल पर सूक्ष्म विवरण भी नहीं बदलना चाहिए। आपके पास एकमात्र स्वतंत्रता आपकी फोर्जिंग विधि के साथ है। आप जिस भी तरीके को अपनाना चाहें अपना सकते हैं, लेकिन अंतिम परिणाम बिल्कुल वैसा ही दिखना, वजन और माप होना चाहिए जैसा कि ब्लूप्रिंट में दिखाया गया है। आपके काम पूरा होने के बाद आपके हथियार की तुलना आपके जोड़ीदार प्रतिद्वंद्वी द्वारा बनाए गए हथियार से की जाएगी। हथियारों का परीक्षण समान परिस्थितियों में किया जाएगा। परीक्षण के तरीके में कोई अंतर या पक्षपात नहीं होगा। एक बार जब दोनों हथियारों का परीक्षण हो जाएगा, तो जो भी हथियार बेहतर बनावट, टिकाऊपन और मारक क्षमता वाला होगा, वह जीत जाएगा। इसकी अवधि 4 घंटे है। क्या सभी को प्रतियोगिता का उद्देश्य समझ में आया? क्या आपके पास कोई प्रश्न है? प्रतिभागियों की ओर से केवल मौन गूंज रहा है। मुझे खुशी है कि आपके पास कोई नहीं है। आप अब फोर्जिंग शुरू कर सकते हैं। सैम ने स्क्रॉल खोला और जो कुछ उसने देखा उससे वह थोड़ा हैरान हुआ। डिजाइन ने कुछ यादें ताज़ा कर दी। एक बहुत ही महान प्रतिद्वंद्वी की याद जिसका सामना उन्होंने तब किया था जब वे अभी भी नश्वर ग्रह पर थे।
उन्हें उस समय के सबसे बड़े विरोधियों में से एक माना जा सकता है। साधना के स्तर के संदर्भ में नहीं, बल्कि सावधानीपूर्वक योजना, बुद्धि और समर्थन के संदर्भ में। संजय, सैम को नहीं पता कि वह कैसा कर रहा है। क्या वह आघात से उबर पाया है या नहीं? सैम को पूरा यकीन है कि उसने उसे तोड़ दिया है, लेकिन जब वह अभी भी अच्छी हालत में था तो वह आदमी अपनी चेन दरांती को चलाने में एक खतरा बन गया था। अब यह वही हथियार है जो ब्लूप्रिंट में है। एक चेन दरांती। इसके 4 घटक हैं: ब्लेड, हैंडल, चेन और चेन के पिछले सिरे पर लगा काउंटरवेट। हथियार फेंकते समय संतुलन बनाए रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह एक बहुत ही जटिल या आसान हथियार बन सकता है, जो उसके द्वारा चुने गए तरीके पर निर्भर करता है। चेन को बनाने में उसे बाकी घटकों की तुलना में बहुत अधिक समय लग सकता है। फोर्जिंग की अवधि के आधार पर काउंटरवेट को सबसे कम समय लगेगा, उसके बाद हैंडल, ब्लेड और चेन को। ऐसा तभी होगा जब वह शॉर्टकट का उपयोग करने के बजाय हर चीज को फोर्ज करने पर अड़ा रहे। उदाहरण के लिए, वह सांचों में डालकर चेन रिंग को बहुत तेजी से बना सकता है, लेकिन कास्टिंग और फोर्जिंग से बनी वस्तु में पूरी तरह से अलग अलग गुण होंगे। शुरुआत के लिए, जैसा कि आपने बताया, कास्ट ऑब्जेक्ट में आमतौर पर एक समान अनाज संरचना नहीं होती है। कास्टिंग में धातु अलग अलग दरों पर ठंडी और जमती है, खासकर मोटे या अनियमित आकार में, जो गैर समान अनाज संरचना बना सकती है। कास्ट मेटल आमतौर पर फोर्ज मेटल से कमजोर होता है, क्योंकि कास्टिंग के परिणामस्वरूप शून्य या समावेशन हो सकता है और अनाज संरचना यादृच्छिक होती है। फोर्ज चेन लिंक आमतौर पर कास्ट लिंक से ज्यादा मजबूत होती है, क्योंकि फोर्जिंग प्रक्रिया अनाज की संरचना को लिंक के आकार के साथ संरेखित करती है, विशेष रूप से उच्च तनाव वाले क्षेत्रों में मजबूती में सुधार करती है, जैसे कि मोह। इससे उन क्षेत्रों में चेन के क्षतिग्रस्त होने की संभावना कम हो जाती है। बैंग बैंग। सैम अपनी हैरानी से बाहर आया जब उसने अन्य प्रतिद्वंद्वियों की आवाज सुनी। उन्होंने पहले ही अपनी शुरुआत कर दी थी। उन्होंने भी शुरुआत करने का फैसला किया। सबसे पहले उन्होंने काउंटरवेट लिया। मिश्र धातु बनाना उनके लिए सबसे आसान काम है, इसलिए उन्होंने सबसे पहले मिश्र धातुओं का पता लगाया और फिर पूरी तरह से गर्मी और धातु के हेरफेर के साथ काउंटरवेट बनाया। उन्होंने इसे हथौड़े से भी नहीं पीटा और इसे बिल्कुल सही काउंटरवेट आकार में बनाया, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। डिजाइन। ऐसा करने में 5 मिनट से भी कम समय लगा। अगला, हैंडल। चेन सिकल का हैंडल दूसरे हथियारों से अलग होता है। तलवार, कृपान आदि जैसे दूसरे हथियारों के हैंडल उपयोगकर्ता के हाथों में सुरक्षित रूप से बंधे होते हैं। वे प्रभाव से बहुत ज्यादा बल लेते हैं, लेकिन चेन सिकल एक अलग ही स्तर पर है। जब इसे फेंका जाएगा तो हैंडल सीधे प्रभाव को झेल लेगा। इसमें प्रभाव को थोड़ा सा वितरित करने के लिए इसे पकड़ने के लिए किसी अन्य वस्तु जैसे हाथ की भी आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए उन्होंने ब्लेड के साथ साथ इसे भी सावधानीपूर्वक बनाने का निर्णय लिया। दोनों को काफी समय लगा और लगभग 1.5 घंटे का समय ही बचा था। जंजीर। उसने आसपास के माहौल को देखा और आखिरकार अपने प्रतिद्वंद्वी पर ध्यान केंद्रित किया। वह इतना मुस्कुराया कि उसके होंठ लगभग उसके चेहरे से हट गए, क्योंकि प्रतिद्वंद्वी ज़्यूस उम्मीदवार था जिससे वह निपटना चाहता था। उसकी इच्छा पूरी हुई और उसने प्रतिद्वंद्वी की प्रगति को देखा। वह अपना समय हैंडल और पर बिता रहा है। ब्लेड। ऐसा लगता है कि उसने चेन और वजन के साथ काम पूरा कर लिया है। उसने जो गंदगी पीछे छोड़ी है, उससे लगता है कि उसने इसे इतनी तेजी से करने के लिए निश्चित रूप से कुछ सांचों का इस्तेमाल किया होगा। सैम थोड़ा हैरान हुआ। जालसाजी में इतना अनुभव रखने वाला कोई व्यक्ति ऐसी शौकिया गलती क्यों करेगा? ऐसा लगता है कि वह सिर्फ परीक्षण के लिए हथियार बना रहा है, न कि नियमित इस्तेमाल के लिए। सैम ने सिर्फ कंधे उचकाए और एक के बाद एक चेन लिंक बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। एक दोहरावदार क्रिया, जब तक कि उसके पास सभी चेन लिंक नहीं आ गई। एक बार यह काम पूरा हो जाने के बाद उन्होंने चेन को एक साथ जोड़ दिया, फिर काउंटरवेट और ब्लेड को उसके हैंडल के साथ जोड़ दिया। अब जब असेंबली पूरी हो गई है तो उसका हथियार तैयार है। समय समाप्त हो गया है और फिर घोषणा हुई। हर कोई आखिरी क्षण तक काम कर रहा था। सैम को दूसरे लोगों के पास या फेल होने की ज्यादा परवाह नहीं थी। उसे सिर्फ तब जिज्ञासा हुई जब मैनसन की बारी आई। उसे उल्कापिंड हथौड़ा बनाना था, दोनों तरफ 2 वजन और उन्हें जोड़ने वाली एक चेन। मास्टर करना मुश्किल है, लेकिन बहुत लचीला और बनाने में भी मुश्किल है। उन्होंने परीक्षणों को ध्यान से देखा। पहला परीक्षण एक प्रशिक्षण डमी के खिलाफ है, दूसरा परीक्षण सुपर मजबूत स्तंभ के खिलाफ है। उन्हें इसे तब तक लगातार पीटना होगा जब तक ये टूट न जाए। अंत में दोनों हथियारों को एक साथ टकराने का परीक्षण। यदि दोनों हथियार उस टकराव से बच जाते हैं तो संरचना के साथ एक स्थायित्व होता है, जैसा कि उन्होंने कतार बहाली परीक्षण में किया था। मैनसन का उल्का हथौड़ा तीनों में से होकर गुजरा। अंतिम परीक्षण में उसका उल्का हथौड़ा प्रतिद्वंद्वी के उल्का हथौड़े से टकराया। जब दोनों बाट एक दूसरे से टकराए तो मैनसन के बाट पर कुछ दरारें आ गईं, लेकिन प्रतिद्वंद्वी का विनाश हो जाता है। वह जीता। अंत में सैम की बारी आई। वह परीक्षण के लिए उत्सुक था, क्योंकि फोर्जिंग विधि को देखकर ही उसे पता चल गया था कि उसके प्रतिद्वंद्वी के हथियार का क्या होगा। पहला प्रशिक्षण डमी परीक्षण शुरू हो गया है। बैंग बैंग। 1234, 1345 दोनों के अंक आ गए और सबको आश्चर्यचकित करते हुए सैम की चेन सिकल का अंक कम था। जज तो हैरान रह जाते हैं, प्रतिद्वंद्वी तो और भी हैरान रह जाते हैं। फिर वे खंभे की ओर चले गए।
10 हिट्स, 10 हिट्स। दोनों हथियारों ने बराबर प्रदर्शन किया। अब हथियारों के खिलाफ संघर्ष। क्लैंग। दोनों दरांतियां एक साथ फेंकी गईं। प्रत्येक दरांती की धार जंजीरों में जा लगी। विपरीत दरांती। दोनों पक्षों ने एक ही समय में खींचा। स्नैप। ठीक इसी तरह प्रतिद्वंद्वी की चेन टूट जाती है, एक बिंदु पर नहीं, केंद्र में वह लिंक जहां दरांती को लॉक कर दिया गया है तथा दरांती का हैंडल जिस जोड़ पर लगा है वह जंजीर से जुड़ा हुआ है। प्रतिद्वंद्वी को बस थोड़ी उम्मीद थी, लेकिन वह निराश हो गया। मुकाबला बहुत करीब था, लेकिन वह हार गया। सैम थोर अकादमी से बाहर चला गया। कोई भी उसका इंतजार नहीं कर रहा था। किसी ने उस पर हमला नहीं किया। वह बस स्वर्ग की सराय की ओर चल पड़ा। अपने रास्ते में उसने हर तरह की दर्जनों लड़ाइयां देखी। जब वह पैराडाइज इन में पहुंचा तो वह वहां का नजारा देखकर दंग रह गया। इमारत ढह गई थी। मलबे के विशाल ढेर के अलावा वहां कुछ भी नहीं था। बम। उसी समय कोई उसके पास आकर रुका। डव ने सैम की ओर देखा और कहा, मैं सोच रहा था कि आप कब यहाँ आएंगे। हमारी टीम ने अपना स्थान बदल लिया है। क्या हुआ? सच में तुम अनुमान नहीं लगा सकते। उसने उसकी ओर आंखें घुमाई। सैम ने समझ में सिर हिलाया और उसके साथ चल दिया। ऐसा लगता है कि उन पर घात लगाकर हमला किया गया था। सैम पर किए गए हमले जैसा ही हमला हुआ होगा। लगता है इस बार हम बहुत लोकप्रिय हैं, सैम ने रास्ते में पूछा। एक खास व्यक्ति को धन्यवाद। सैम ने बस कंधे उचका दिए। इस क्षेत्र में उसने जो कुछ भी किया उसके लिए उसे कोई अपराधबोध नहीं है। अगर वे किसी को दोषी ठहराना चाहते हैं तो वे उसे यहाँ घसीटने के लिए गैम्बलर और अन्य देवताओं से बात कर सकते हैं। वैसे तीसरी और चौथी कक्षा के छात्रों की क्या स्थिति है? मैंने अब तक आप लोगों से कोई बात नहीं की क्योंकि मैं खुद को छिपाने में व्यस्त था। मैं जानना चाहता हूं कि आप लोग कैसे हैं। हमें यहाँ वहाँ कुछ जीतें मिली। तीसरी श्रेणी की संरचनाओं में दूसरा स्थान, तीसरी श्रेणी के शिलालेखों में तीसरा स्थान, तीसरी श्रेणी की युद्ध रणनीति में पहला स्थान। हथियार बनाने का काम अभी भी जारी है। वे एकल युद्ध में भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। उनमें से एक को आज ही मार गिराया गया है। उस पर भी उसी तरह हमला किया गया जैसे तुम पर किया गया था। उन्होंने पैराडाइज इनको इस तरह निशाना बनाया जैसे उनका जीवन उस पर निर्भर करता हो। लेकिन जल्द ही उन्हें अपने किए पर पछतावा हुआ और उन्होंने अपना मुंह मोड़ लिया। हम जब बात कर रहे हैं तो तीसरी कक्षा के बच्चे उनका पीछा कर रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि जुआरी अकादमी के छात्र दुश्मनों का शिकार करने और उन्हें मार गिराने में लगे रहते हैं। यह नई बात है। ये हमारे लिए भी नया है। हमारी अकादमी ने कभी भी हम पर इन प्रतियोगिताओं में स्कोर करने या अच्छा प्रदर्शन करने का कोई दबाव नहीं डाला। हम पूरी तरह से अपनी इच्छा से भाग लेते हैं और अपनी इच्छानुसार प्रदर्शन करते हैं। ज्यादातर समय हम में से बहुत से लोग अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करना पसंद नहीं करते क्योंकि वे अपरंपरागत होती हैं। हम उन्हें प्रदर्शित करने की अपेक्षा उनमें निपुणता प्राप्त करना अधिक पसंद करते हैं। हालांकि कई बार ऐसे धैर्यवान और शांत स्वभाव वाले लोग भी उकसावे का अनुभव करते हैं। और संयोग से मैं ये बात सामने ले आया। मुझे अपने आप पर थोड़ा गर्व क्यों महसूस हो रहा है। मुझे नहीं पता कि बाकी छात्र भी ऐसा करते हैं या नहीं। ये बात किसी ऐसे व्यक्ति को बताओ जिसे इसकी परवाह हो। वैसे भी तुम मुझसे यहाँ क्यों मिलना चाहती थी? कुछ नहीं, मैं तो बस तुम्हें अपना नया निवास स्थान दिखाना चाहता था। तुम अपना संचार टोकन नहीं ले रहे हो। सैम के चेहरे पर एहसास की अभिव्यक्ति थी। मुझे खेद है, मैंने अकादमी द्वारा जारी संचार टोकन को बंद कर दिया है। बहुत से लोग मुझे ट्रैक करने की कोशिश कर रहे थे। मैं नहीं चाहता कि इतनी आसानी से कोई सुराग मेरे पास आ जाए। कोई व्यक्ति संचार टोकन के माध्यम से आपको कैसे ट्रैक कर सकता है? क्या आप निश्चित हैं कि आप बकवास नहीं कर रहे हैं? सैम ने बस कंधे उचका दिए और विस्तार से कुछ नहीं बताया। वैसे भी चौथी कक्षा के बच्चों ने भी अधिकांश सहायक प्रतियोगिताओं में शीर्ष 5 में प्रवेश किया और हम एकल मुकाबले में भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लगभग एक को खो चुके थे, लेकिन वह बच गया। ये जानकर अच्छा लगा। अगर आप सभी 5 शीर्ष 16 में पहुंच जाएं और अगले दौर में भाग लें तो मुझे आश्चर्य है कि ओलंपियन अकादमी के डीन के चेहरे कैसे दिखेंगे। मुझे यकीन है कि वे बूढ़े लोग नखरे दिखाएंगे। डव ने एक बार फिर अपनी आंखें घुमाई। आपकी परपीड़ित कल्पनाओं को छोड़कर मुझे आपसे कुछ पूछना है। यह क्या है? द्वितीय श्रेणी के छात्रों ने सोलो मुकाबले में ज़्यूस अकादमी के सदस्यों के सामने लगभग एक उम्मीदवार को खो दिया था। हो सकता है कि आपके द्वारा किए गए हंगामे के कारण ज़्यूस अकादमी का सदस्य विचलित दिखाई दिया हो और ध्यान केंद्रित नहीं कर पाया हो। हमारे सदस्य ने भागने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी और हार मान ली। उसके बाद तुमने उन लोगों को मार डाला। बेशक तुम उस हिस्से को जानते हो। ठीक है, तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? मुझसे यह उम्मीद मत करो कि मैं उससे माफी मांगूंगा। इस बार मैंने किसी भी अकादमी को उकसाया नहीं। उन्होंने ही सब कुछ शुरू किया। डव ने अपना चेहरा थपथपाया और कहा, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? मैं नहीं चाहता कि तुम माफी मांगो। वह लड़का भी टीम प्रतियोगिता में था। मैं चाहता हूं कि तुम उस टेस्ट में शामिल हो जाओ। टीम प्रतियोगिता? हाँ, क्यों? मैं मानता हूं कि आपने इस प्रतियोगिता के लिए ये काम शुरू नहीं किया था। सिर्फ इस प्रतियोगिता के लिए, लेकिन आपने इसे और भी बढ़ा दिया। उन बच्चों को अंदर से पागलों की तरह निशाना बनाया जाएगा। वे नहीं करेंगे। यहाँ तक कि आराम भी नहीं मिलता। सैम ने एक क्षण सोचा और अचानक उसे कुछ बात समझ में आई।
एक मिनट रुको, इस बार टीम प्रतियोगिता के लिए केवल 3 पुरुषों की टीमें हैं। तो क्या क्रो हार गया? नहीं, वास्तव में डव थोड़ा रुका और सैम ने अनुमान लगाया कि यह कौन है। रश्मा के हारने का कोई रास्ता नहीं है। उसे संदेह था कि दूसरी कक्षा का कोई भी छात्र प्रतियोगिता में भाग ले सकता है। उसके साथ पैर की अनगुली। तो फिर चेतन, ये तो अप्रत्याशित है। वह एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी है, जबकि जिस व्यक्ति ने उसे हराया वह बहुत कमजोर है। वह कैसे हार सकता है? यहाँ तक कि मैं भी उसे सिर्फ एक उचित साफ हमले के साथ नीचे गिराने में कामयाब रहा। सैम यहाँ अपने हमले को कम करके आंक रहा है। जियोस से मारे गए टारगेट 3 में उसके खंजरों से असाधारण गति और प्रक्षेप्य हमले के तरीके स्पष्ट रूप से दिखाई दिए। वह बहुत शक्तिशाली है। उसके गिरने का एकमात्र कारण 2 विस्फोट थे जो बिना किसी संकेत के हुए, और वे 2 कमजोर बिंदुओं पर हुए जिनके बारे में टारगेट को भी पता नहीं था। इसलिए ये कहना कि यह सिर्फ एक साफ हमला है, हालांकि तकनीकी रूप से सही होना बहुत बड़ी बात है। यह एक घात था। वहां एक बड़ा जाल बिछाया गया था। उस पर कई लोगों ने बमबारी की। जाल तैयार होने वाली जगह पर उतरने से पहले उसने 4 लोगों को मार गिराया। जैसे ही उसने अपना चौथा लक्ष्य मारा, जाल चालू हो गया और वह अचंभित रह गया। उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। जो जहर इस्तेमाल किया गया था उसका असर भी बहुत कमजोर था। उस पर ऐसा लग रहा था कि यह उसे आनुवंशिक स्तर पर प्रभावित कर रहा है। वह एक अत्यंत खतरनाक स्थिति में है। अब जाल, हालांकि वह आदमी सचमुच ऐसा नहीं लग रहा था कि वह ऐसा कुछ भी बिछा सकता है। सैम वाकई बहुत हैरान है। उसने जो टारगेट 3 मारा वह वाकई कुछ खास नहीं था। चेतन जैसा सख्त प्रतिद्वंद्वी उसके हाथ लग सकता है। फिर भी मुझे लगता है कि आप बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हैं। रश्मा अभी भी वहां है। क्या आपको सच में लगता है कि कोई भी उस पर खरोंच भी मार सकता है? कुछ प्रतियोगी हैं जो कुछ हद तक लड़ाई कर सकते हैं। फिर भी मुझे यकीन है कि वह सभी को संभाल सकती है। समस्या क्रो के साथ है। अगर चीजें अभी जैसी हैं तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। एकल मुकाबले के लिए झगड़े पहले से ही बढ़ गए हैं। बहुत सारी अकादमियां हताश हो गईं। संक्षेप में कहें तो अगर आप अंदर हैं तो मुझे ज्यादा भरोसा होगा। मैं बस इतना ही कह सकता हूं। अगर आपको यकीन दिलाने के लिए ये काफी नहीं है तो मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जरा इस पर विचार करो। वे उन्हें दी गई नई इमारत में रुके। वह अपने नए आवंटित कमरे में गया और चेन सिकल और कुछ खंजर निकाले। उसने सोचा कि कबूतर ने उससे क्या पूछा था। सभी हथियारों पर कुछ शिलालेख बनाए। उन्होंने इस पर 2 घंटे से अधिक समय बिताया। जब उसने काम पूरा कर लिया तो उसे थोड़ी थकान भी महसूस हुई। फिर उसने उन सभी को अपने स्टोरेज में पैक कर दिया, इससे पहले कि वह स्थानिक पलक झपकते ही गायब हो जाता। इस बीच शहर के दूर कोने में हेल अकादमी के बचे हुए छात्र वहां इकट्ठे हुए हैं। निष्पक्ष रूप से कहें तो इसे सभा कहना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि यहाँ सिर्फ 2 लोग बचे हैं। बाकी 3 लोग भी चले गए हैं। उनमें से एक का टोकन हरे रंग से चिन्हित था। वह एक अलग अकादमी के उम्मीदवार के साथ जुड़ा हुआ है। क्या तुम्हारी योजना कामयाब रही? पहले आदमी ने दूसरे आदमी से पूछा। दूसरा आदमी वह है जो वैसे लगे हुए हैं। हाँ, ऐसा ही हुआ। मैंने उसे पीटा, उसे बंद कर दिया और उसे हमारे अकादमी परिसर में एक गुप्त स्थान पर रख दिया। अगर कोई हमें खोजने के लिए वहां भी जाता है तो भी वह उसे नहीं ढूंढ पाएगा, चाहे कुछ भी हो। यह अच्छी बात है। अब आपकी स्थिति सुरक्षित है। हमें उधार के चाकू वाले प्रतिभागियों को कम करने की कोशिश करनी होगी। अभी भी लगभग 100 उम्मीदवार बचे हैं। हमारे पास सिर्फ कल तक का समय है। रात जब वे चर्चा कर रहे थे, अचानक दोनों को ऐसा महसूस हुआ कि कुछ उनकी ओर आ रहा है। स्वूश! दूसरे व्यक्ति के चारों ओर स्वतः ही एक अवरोध उत्पन्न हो गया, जबकि पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की ओर देख रहा था। ब्लेड रे आ रहा है। यह तेज है, इतना तेज और लचीला कि यह सबसे अजीब कोण के साथ उस पर आया जो उसने कभी देखा है। वह हमले से बचने के लिए एक तरफ कूद गया, लेकिन इस समय एक छाया मरे हुए व्यक्ति को देख रही थी। वह जिस दिशा में आगे बढ़ रहा था उससे कुछ मीटर की दूरी पर एक पक्षी दिखाई दिया। तारा